बच्चों, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं हूं आयुषी मैम, योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री, एंड नाउ यू आर गोइंग टू लर्न योर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज योर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो यहां से हम लोग क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका पहला चैप्टर है जो मैं आप लोग को यहाँ पर पूरी डिटेल में करवाने वाली हूँ। तो जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे और सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। जितने भी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं वो चैट बॉक्स में डालेंगे येलो हार्ट, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग आ चुके हैं। और उसके बाद हम लोग एक धमाकेदार तरीके से आप लोगों का ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी कि अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली है तो आप लोग को और कुछ बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर दिस चैप्टर, दैट इज योर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, राइट। एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर करेंगे यहाँ पर, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये सेशन पहुंच सके। और जितने भी बच्चे आ चुके हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में जरा येलो हार्ट्स या फिर हाय मैम या फिर कैसे हैं आप लोग, कैसा आप लोग को लग रहा है कि आप लोग को तैयार हो आप लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए, एक बार चैट बॉक्स में यहाँ पे मेरे साथ आंसर्स जल्दी से डाल दें। और यहाँ पे हम इस सेशन को स्टार्ट बच्चों करने वाले हैं, राइट। जल्दी से एक बार सारे के सारे बच्चे कनेक्ट करेंगे, सभी के सभी कनेक्ट कर लेंगे एक बार, राइट। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेशन को हमारे साथ, जिसको हम करेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा वन शॉट होने वाला है। तैयार होइए, पानी वानी लेके बैठिए, ठीक है। 2 घंटे मैक्सिमम में शायद हम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मेरा तो फेवरेट है। देखो ऑर्गेनिक किस किस का फेवरेट है ऑर्गेनिक, जरा एक बार कमेंट बॉक्स में डालो। कितने बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद है, कितना बच्चे उसे, देखो कुछ बच्चे तो डरते हैं और कुछ बच्चों को पसंद है। जो बच्चे डरते हैं वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक समझी नहीं है, तो इस वजह से डर लगता है। तो पता है कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है, इट इज ऑल अबाउट वो टीचर कैसा है। तो इट डिपेंड्स कि एक टीचर के पास एबिलिटी है एक सब्जेक्ट को फन बनाने के लिए, एक सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आप लोग के सामने आ चुकी हूँ। हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक फन तरीके से समझने वाले हैं और पूरा का पूरा ऑर्गेनिक की ये पहला चैप्टर आपकी क्लास 12th का। सो आई विल बी मेकिंग श्योर कि आपको कोई भी डाउट ना बचे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए तो रेडी हो सारे के सारे। तो हम लोग एल्कोहल्स पढ़ेंगे, फिर फिनॉल्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग ईथर पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल्सो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगी कि जो हमारा चैप्टर होता है ऑर्गेनिक, उसमें हम लोग पहले प्रिपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर होता है, किसी भी कंपाउंड के बारे में प्रिपरेशन पढ़ते हैं उसकी, फिर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और फिर जनरली हम उसके रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो यही सीक्वेंस हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो इसमें हम पहले एल्कोहल्स को उठाएंगे, ठीक है, फिर हम लोग फिनॉल्स को उठाएंगे और फिर हम लोग ईथर को उठाएंगे और बीच बीच में हम लोग इसकी समरी भी रैप अप करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले। तैयार हो गए हो आप लोग? तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जल्दी से एक बार सभी के सभी चैट बॉक्स में डालेंगे यस मैम वी आर रेडी। और जिसने भी सेशन को लाइक शेयर नहीं करा, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की और शुरुआत होगी आपके सबसे पहली चीज से, और जो कि आप लोग की क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे, कैसे हम लोग इनको क्लासिफाई करते हैं, एल्कोहल्स और फिनॉल्स को क्या क्या कैटेगरी होती है जिनके बेसिस पे हम लोग एल्कोहल्स और फिनॉल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तैयार हो? चलिए तो पहली कैटेगरी की बात कर लेते हैं। पहली क्या कैटेगरी होती है? तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है, अब देखो आप लोग को, मुझे लगता है कि हर बच्चे को पता है, बट स्टिल मैं फिर भी एक बार आप लोग को बताना चाहूंगी कि आपके जो कार्बन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, बहुत ही बेसिक से मैं आप लोग का उठा रही हूं ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना बचे। तो देखो 3 तरीके की हाइब्रिडाइजेशन आप लोग को देखने को मिलेगी यहाँ पे, जो कि हो सकती है sp3, जो कि हो सकती है sp2 और जो कि हो सकती है sp। तो अगर आप लोग को sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देखना है तो कार्बन ऐसा होगा जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वो होगा जो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। ये कार्बन की बात हो रही है। तो अगर आपको कुछ ऐसे कार्बन दिख रहे हैं तो आप sp3, sp2 और sp के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये sp3 के बेसिस पे आप लोग अपने एल्कोहल्स को किन किन कैटेगरी में डाल सकते हो, और sp2 कैटेगरी के बेसिस पे आप एल्कोहल्स को किन किन कैटेगरी में डाल सकते हो, वो आप लोग यहाँ पे पहली स्लाइड में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे हैं कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन जो है sp3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कार्बन और OH है, राइट। वी हैव दिस बॉन्ड। अगर कुछ ऐसा कार्बन है जो कि आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके बेसिस पे आप लोग एल्कोहल्स को किन किन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी आती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। क्या आती है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल। उसके बाद आप लोग का क्या आ जाता है?
ऑलराइट, उसके बाद आपके आते हैं अलाइलिक अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कुछ किस तरीके के होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं, यानी कि अगर आपका अल्कोहल केवल और केवल एक यहाँ पे एक इस नॉर्मल से ऐसे अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे आप लोगों का एक अल्काइल ग्रुप है, राइट, क्या है, एक आपका अल्काइल ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आपके 2 अल्काइल ग्रुप से और आपका नॉर्मल अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो ये आपका सेकेंडरी है, और अगर आपके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और ये OH है तो ये आपका टर्शरी हो जाएगा, राइट। तो यानी कि अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी और 3 अल्काइल ग्रुप है तो टर्शरी अल्कोहल कहलाया जाएगा। समझ गए, ये पहली क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे ये जो कार्बन है तीनों केस में देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरी कैटेगरी आप लोग की जो आ जाती है वो है आप लोग का बच्चों एलाइलिक अल्कोहल्स। सो एलाइलिक अल्कोहल्स क्या होंगे, अब एलाइलिक अल्कोहल्स, एलाइलिक एक पोजीशन है, क्या है, एलाइलिक एक पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बेसिस पे आप लोग की बात करूं तो सबसे पहला केस आता है आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का, जिसमें मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, ROH इज प्राइमरी, देन RO कार्बन के साथ OH है तो यहाँ पे आप लोग इसको कर सकते हो क्या, COH है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग का C है, ये R है, ठीक है। अगर 2 कार्बन है तो सेकेंडरी और अगर तीन आपके ग्रुप लगे हुए हैं तो ये आपका हो जाएगा टर्शरी। फिर दूसरी कैटेगरी आपकी जो आती है वो है एलाइलिक पोजीशन। सो व्हाट इज एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक पोजीशन जल्दी से बताइए, एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, चैट बॉक्स में आंसर। एलाइलिक पोजीशन होती है आप लोग की अगर आपका डबल बॉन्ड है और उससे नेक्स्ट पोजीशन पे अगर आपका ये जुड़ा हुआ है, सो दिस इज योर एलाइलिक कार्बन, दिस इज योर एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन कौन सा कार्बन होता है, वो कार्बन होता है एलाइलिक कार्बन जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट लगा होता है, क्या लगा होता है, एडजेसेंट लगा होता है। अब इसके बेसिस पे ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकता है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये प्राइमरी है, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है। दूसरे केस में ये क्या हो सकता है, अगर मैं इसको ऐसे कर रही हूँ जैसे कि ये मैं कर रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा कर रही हूँ, कुछ ऐसा कार्बन है और इसके ऊपर कार्बन है और ये OH है तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। समझ गए, तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है, मतलब आपको क्या समझना है, एलाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स, जो डबल बॉन्ड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है दैट इज योर एलाइलिक अल्कोहल। और ये sp3 है और यहाँ पे भी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक सेंटर रहने वाला है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर ही यहाँ पे हमारा बच्चों रहने वाला है, ठीक है। सो पहली कैटेगरी आप लोग की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दूसरी कैटेगरी आप लोग की बच्चों एलाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। सेकंड की बात करें, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर। सो अगला क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन ओनली। तो यहाँ पे आता है बेंजाइलिक अल्कोहल। व्हाट इज अ बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल आपके बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं कि अगर आपकी बेंजीन है, बेंजीन के नेक्स्ट जो कार्बन है इससे अगर OH जुड़ा हुआ है तो दिस इज अ बेंजाइलिक अल्कोहल। तो अगर बेंजीन से डायरेक्टली OH जोड़ दोगे तो वो फिनॉल बन जाएगा। अगर आपको अल्कोहल चाहिए तो बेंजीन के बाद कार्बन जोड़ना है CH2 और उसके साथ OH जोड़ना है तो वो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल आपका यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। और लास्ट में आप लोग का क्या आ जाता है, लास्ट में आप लोग का यहाँ पे आ जाएगा आप लोग की जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं समरी करूं, यहाँ पे आप लोग की अगर मैं समरी करूं यहाँ पे आप लोग की sp2 के लिए सबसे पहले sp3 में आपका सबसे पहली क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। दूसरी है आपकी एलाइलिक अल्कोहल्स हो सकते हैं। एलाइलिक अल्कोहल्स कैसे होंगे आप सभी लोगों को मैंने बता दिया, अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे लगा है तो ये आपका एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी तीसरी कैटेगरी आपने समझी यहाँ पे क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल्स हो जाएंगे। तो बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे हो जाएंगे, अगर बेंजीन है आप लोग की और इससे कार्बन जुड़ा है और इस पे OH है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल निकल कर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, बेंजाइलिक। तो ये आपका sp3 की क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ योर अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है यहाँ पे हमारा, दूसरा है हमारा sp2 पे। अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात कर रही हूँ तो दैट इज की कार्बन डबल बॉन्ड है और अगर इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है तो ये आपका हो जाता है विनाइलिक,
दिस पोजीशन इज कॉल्ड विनाइलिक एल्कोहल। और अगर आपका डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, सो यू नो दिस कार्बन इज अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है तो इसको भी आप लोग क्या बोलोगे, इसको भी आप क्या बोलोगे, फिनॉल बन जाता है। कुल मिला के क्या बन जाता है, फिनॉल की यहाँ से हमारी जो प्राप्ति है वो यहाँ से होने लगती है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज की बात करी जाए तो बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज में पहला क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज में आपका पहला सेंटर क्या होगा, पहले होंगे आपके विनाइलिक एल्कोहल्स, ठीक है, और दूसरे होंगे आपके फिनॉल्स, राइट। सो लेट अस जस्ट डू अ समरी ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहली क्लासिफिकेशन हमारी कैसे आ जाती है, आप लोगों के पास अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो आप उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि अगर कार्बन आपका डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है तो एलाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। अगर बेंजीन के ऊपर CH2 है और उससे OH जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोल जाएगा, बेंजाइलिक एल्कोहल बोल दिया जाएगा। अगर आपका डबल बॉन्ड से डायरेक्टली आपका OH जुड़ा हुआ है तो विनाइलिक एल्कोहल हो जाएगा। अगर आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ है तो फिनोलिक ग्रुप ही हो जाएगा, ठीक है। सो 5 समझे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आई गेस सबको क्लियर है। दूसरा हम लोगों ने समझा एलाइलिक, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे OH है, एलाइलिक हो जाएगा। बेंजीन के CH2 के साथ OH है, बेंजाइलिक हो जाएगा। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, विनाइलिक हो जाएगा। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, फिनोलिक हो जाएगा। लास्ट के 2 sp2 हाइब्रिडाइज है, स्टार्टिंग के 3 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो यहां तक हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है कि क्लासिफाई हमने किसके बेसिस पे किया है, सेंटर के बेसिस पे किया है कि कार्बन sp2 है या फिर कार्बन sp3 है। क्लियर है बच्चों, जल्दी से एक बार बताइए, सभी लोगों को क्लियर है इतनी बातें। उसके बाद अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है नोमेनक्लेचर का, बेसिक्स है नोमेनक्लेचर समझेंगे। उसके बाद मेन टॉपिक जो है वो प्रिपरेशन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताइए, सभी लोग चैट बॉक्स में डालेंगे क्लियर है यहां तक सारी बातें, क्लासिफिकेशन कैसे करनी है हमें अपने एल्कोहल्स के लिए। बोलो 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 बोलो। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर। सो लेट अस सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है आपके ईथर। ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर क्या होते हैं, ईथर आपके सिंपल और सिमेट्रिकल होते हैं अगर दोनों एल्काइल और एराइल ग्रुप आपके सेम है। क्या होता है ईथर, कार्बन O कार्बन, कुछ कार्बन का ग्रुप, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। तो अगर ये ग्रुप जो भी है और ये ग्रुप दोनों सेम है तो आपको सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे CH3O CH3 है तो दिस इज अ सिमेट्रिकल ईथर। अगर आपका CH3 CH2 O CH3 ऐसा है तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो आपको यहाँ पे ईथर 2 टाइप के मिल सकते हैं, या तो वो लोग सिमेट्रिकल हो सकते हैं या तो वो आपके अनसिमेट्रिकल हो सकते हैं। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो सिमेट्रिकल है, अगर दोनों ग्रुप अलग है तो आपके क्या हो जाएंगे, वो अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे। इनकी नेमिंग सिंपल होती है। अगर आपके देखो जैसे दोनों सेम ग्रुप है, ये क्या है, इथाइल है, तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ये सिमेट्रिकल ईथर है। अब जैसे ये है, ये अलग है आप लोग का, तो यहाँ पे इसके जो नाम है वो इसके अलग हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसका नाम एक क्या हो सकता है, लॉन्गर चेन को आप नॉर्मल लोगे तो यहाँ पे लॉन्गर चेन क्या है, यहाँ पे आपकी C2H5, तो यहाँ पे क्या होगा, इथेन। और इथेन के आगे क्या आ जाएगा, इथेन के आगे क्या आ जाएगा, ये है आपका मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, क्योंकि आपका छोटा ग्रुप जो है उसके आगे आप ऑक्सी लगा दो, जो बड़ा ग्रुप है उसके आगे आप इथेन लगा दो, राइट। जैसे कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ आपके पास ये है, इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ, इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चैट बॉक्स में आंसर, इसका नाम क्या निकल के आने वाला है, बोलिए क्या नाम आएगा। ऑलराइट, क्या होगा इसका नाम, यस। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लॉन्गर चेन क्या है, ये वाली है, और ये क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है। सो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये आपका नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है जो आप लोग फॉलो ऑन कर सकते हो। कैसे करना है एक बार लास्ट में आप लोग को फिर भी बता देती हूँ। अगर आपको नॉमेनक्लेचर की बात करनी है, ईथर के नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं हम, ईथर का नाम कैसे रखना है, जो लॉन्गर चेन है वो आपकी पेरेंट चेन बनेगी, जो लॉन्गर चेन है वो आपकी पेरेंट चेन बनेगी, ठीक है। और जो आपका शॉर्टर चेन है उसके नाम के आगे आप लोग क्या लगा देना, ऑक्सी लगा देना। उसके नाम के आगे क्या लगा देना है, ऑक्सी लगा देना। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है तो मैंने आपको इसको ऑलरेडी बता दिया है, तो दिस इज 1, दिस इज 2। लॉन्गर चेन क्या है, ये है, तो ये क्या बनेगी, लॉन्गर चेन बनेगी, पेरेंट चेन, इथेन लगाया जाएगा। ये शॉर्टर चेन है केवल एक कार्बन की, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी,
सो दिस इज गोइंग टू बी योर IUPAC नेम फॉर योर ईथर। तो ऐसे करके हम लोग नॉर्मल IUPAC नेमिंग कर सकते हैं फॉर योर ईथर्स। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं मेन बातों के ऊपर। मेन बातों से पहले एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, दैट इज योर नेमिंग ऑफ योर कंपाउंड्स। नेमिंग मैंने आपको ईथर की ऑलरेडी बता दी है, हम लोग एल्कोहल्स की भी नेमिंग एक बार देख लेते हैं। वैसे तो बहुत ही बेसिक है, आप सभी लोग ने ये पढ़ा हुआ है क्लास 11th में कि एल्कोहल्स को अगर हम नेम कर रहे हैं तो जो भी आपका लास्ट में, जैसे मीथेन है तो मीथेन का ई हटा के हम लोग OL लगा देंगे, क्या लगा देंगे? ऑल लगा देंगे, राइट। सो हम लोग ई को हटा के वहां पे ऑल लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? ऑल लगा देते हैं, राइट। तो उसके बाद फिर हम लोग पोजिशनिंग करते हैं, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग के हिसाब से हम लोग उसमें 1 2 3 4 इंडिकेट करेंगे। और उसके बाद हमारा अगर बहुत सारे, जैसे कि 2 एल्कोहल है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? डाइहाइड्रिक या फिर डाइऑल या फिर ट्राइऑल। जितने आपके एल्कोहल्स है, अगर एक से ज्यादा है तो उसके आगे आप लोग ये वाले प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हो, दैट इज डाई, ट्राई, और उसके एंड में आपका ऑल ही रहेगा। तो अगर मल्टीपल है तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हो, अगर नॉर्मल है तो आप लोग केवल नंबरिंग के साथ अपना सफिक्स जो है वो डायरेक्टली यूज कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फिनॉल्स की, तो फिनॉल्स के लिए आप सभी लोगों को पता है बेंजीन के ऊपर अगर आप लोगों ने, बेंजीन के ऊपर अगर आपने OH लगा दिया तो इसको क्या बोला जाता है? फिनॉल बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है? फिनॉल। तो फिनॉल के डेरिवेटिव्स की नेमिंग कैसे करी जाएगी आप सभी लोगों को पता है। अगर आपका 1 2 यानी कि आप सभी लोगों को पता है 3 तरीके की पोजिशन होती है, दैट इज ऑर्थो, पैरा और मेटा। तो अगर आपके OH के साथ यहाँ पे कुछ लगा है, दिस इज 1 2 पोजिशन। अगर आपके OH के साथ यहाँ पे कुछ लगा है तो ये 1 3 पोजिशन है। और अगर आपके OH के साथ नीचे वाली पोजीशन पे कुछ लगा है तो ये 1 4 है। कैसे है ये 1 4? एक बार देख लो आप लोग। यहां से अगर मैं नंबरिंग कर रही हूँ, सो दिस इज 1 and 2, सो ये 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये क्या है? 1 2 3, तो ये क्या है? 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड है, राइट। सो ये हमारे सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे हैं। और इस पोजीशन को ही क्या बोल देता है? ऑर्थो बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोल देता है? मेटा बोल देते हैं। और इसको क्या बोल देते हैं बच्चों? पैरा बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? पैरा बोल देते हैं, राइट। सो ये हमारे कॉमन नेम्स होते हैं आपके फिनॉल के डेरिवेटिव्स के, ठीक है। फिनॉल के डेरिवेटिव्स के हमारे कॉमन नेम्स जो है वो निकल कर आ जाते हैं, राइट। सो जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो कॉमन नेम्स हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है? ये नॉर्मल क्या है? फिनॉल है, ठीक है। अब यह फिनॉल के साथ 1 2 पोजिशन पे क्या लगा दिया है? CH3 लगा दिया है। तो ये क्या है? 2 पोजिशन पे क्या लगा है? मिथाइल लगाया है, 2 मिथाइल फिनॉल। 2 मिथाइल फिनॉल इसको बोल दिया जाता है। इसको आप 2 मिथाइल फिनॉल की जगह O मिथाइल ऑर्थो बोल सकते हो, इसको O मिथाइल फिनॉल भी इसको बोल सकते हो। और इसका कॉमन नाम क्या होता है? क्रिसॉल होता है। क्या होता है इसका कॉमन नेम? क्रिसॉल। सो इसको ऑर्थो क्रिसॉल भी बोल देते हो। तो ये तीनों के तीनों नाम आप लोग यूज कर सकते हो इस गिवन कंपाउंड के लिए। ये आपका IUPAC नाम होगा, ये भी हमारा IUPAC नाम ही है और ये हमारा कॉमन नेम हो जाएगा इस कंपाउंड के लिए। क्या हो जाएगा? ये कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। अब जैसे 1 3 पोजिशन पे है तो इसको मेटाक्रिसॉल बोल सकते हो या फिर 3 मिथाइल फिनॉल बोल सकते हो। जैसे ये 1 4 पोजिशन पे है तो इसको पैराक्रोसॉल भी बोल सकते हो या फिर 4 मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि वो 1 2 पोजीशन पे है, 1 3 पे है या 1 4 पे है। सो दिस इज योर 1 2 सब्स्टिट्यूशन, दिस इज योर 1 3 सब्स्टिट्यूशन एंड दिस इज योर 1 4 सब्स्टिट्यूशन। दिस इज योर ऑर्थो, दिस इज योर मेटा एंड दिस इज योर पैरा। तो दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन, दिस इज योर मेटा पोजीशन, दिस इज योर पैरा पोजीशन। तो यहाँ से हमारा जो बेसिक है, क्योंकि यार जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसका नाम तो लेना आना चाहिए ना। अगर हमें पता ही नहीं कि आपका नाम श्वेता है या आपका नाम रमेश है या फिर आपका नाम सागर है, तो नाम ही नहीं पता तो पढ़ोगे कैसे कि आपके बारे में आप अच्छे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लिखना आता है, आपको गाना आता है, वो तो बाद की बात है ना। पहले आपका नाम जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या जानेंगे? नाम जान रहे हैं कि नाम कैसे करना है। तो आई गेस सारे बच्चों को यहाँ पे क्लियर है कि हम लोग नेमिंग कैसे करने वाले हैं। जल्दी से बताइए, क्लियर है सारे बच्चों को? बोलो बोलो बोलो, सभी के सभी जल्दी से बताएंगे, क्लियर है? राइट, ऑलराइट, शुरू करें आगे का काम। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर, दैट इज योर रिएक्शन। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द रिएक्शंस। उससे पहले बस ईथर की नेमिंग वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, बट फिर से एक बार अगर हम ऐड करें तो हम लोग वर्ड ईथर भी डाल सकते हैं। देखो इसको नाम करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। इसको नाम करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला नाम इसका कर सकते हो कि आपके 2 ग्रुप लगे, एक इथाइल लगा एक मिथाइल लगा है, तो इसको आप अल्फाबेटिकली लगाओ। इथाइल पहले आएगा, सो यू कैन पुट द नेम टू बी इथाइल, मिथाइल, ईथर, ठीक है। पहला नाम ये भी हो सकता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया वो नाम क्या हो सकता है? मिथॉक्सी इथेन,
ये नाम भी इसका हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी नाम आप इसके रख सकते हो, अब आपकी मर्जी है आप कौन से, आपको अगर एमसीक्यू है तो ऑप्शंस के हिसाब से कर लेना, और अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर है तो आप उसके हिसाब से दोनों में से कोई भी नाम डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और अगर जैसे दोनों सेम ग्रुप है, जैसे यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप है, तो आप इसको नॉर्मली डाई इथाइल ईथर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ईथर्स की नेमिंग तो सबसे सिंपल है, और एल्कोहल्स की भी सिंपल ही है। जब हम लोग नेमिंग से वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन इतना ऐसा डायरेक्ट नहीं आने वाला है। हाँ, ये हो सकता है कि मिक्स करके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के साथ आप लोग को नेमिंग दे दे, बट डायरेक्टली इतना बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आप लोग, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कैसा आपका स्ट्रक्चर होता है। देखो अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो अल्कोहल का ये जो यहाँ पे दो लोन पेयर है, ये ना बहुत ज्यादा रिपल्शन कर रहे होते हैं। ये जब बहुत ज्यादा रिपल्शन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपका जो ये एंगल है, ये एंगल क्या होता है 109.8 डिग्री आपको यहाँ पे एंगल देखने को मिलता है। लेकिन मैं फिनॉल की बात करूं तो फिनॉल में आपका ये एंगल जो है ये आपका 109 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है, और यहाँ पे इसका आपका रिलेटिवली सबसे कम एंगल देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, क्योंकि यहाँ पे आप लोग के दोनों बल्की ग्रुप्स हैं, दोनों बल्की ग्रुप्स हैं, दो अल्कोहल्स हैं, तो यहाँ पे इसका जो एंगल है काफी ज्यादा हमारा जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंगल किसका आएगा, बॉन्ड एंगल की बात पूछी जाए तो फिनॉल का आएगा, ठीक है। फिनॉल के बाद आप लोग का किसका आएगा, आप लोगों का ईथर का आएगा, और सबसे कम आपका किसका आएगा, यहाँ पे अल्कोहल का बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। तो अगर आपको बॉन्ड एंगल की बात पूछी जाए, सो यू कैन यूज दिस रिप्रेजेंटेशन फॉर टेलिंग योर बॉन्ड एंगल्स ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। इसको हम शॉर्ट रखेंगे, और यहाँ से हम लोग मेन चीज स्टार्ट करेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों आप लोग के, जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, सारे रिएक्शंस यहाँ से बनेंगे, सारे नेम रिएक्शंस यहाँ से बनेंगे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आप लोग के इस चैप्टर से आएंगे वो प्रिपरेशन से आएंगे और केमिकल रिएक्शन से आएंगे, उनको आप लोग को समझने की बहुत ज्यादा अच्छे से जरूरत है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहले अब देखो बहुत सारी प्रिपरेशन है, तो प्लीज आप लोग मार्क करके चलना, मार्क करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। अगर आपको एल्कीन से बनाना है, अगर आप लोग को एल्कीन से बनाना है तो कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, यानी कि अगर आपके पास कोई एल्कीन है और इसके ऊपर अब ये नॉर्मल है, अब ये वाली एल्कीन है, ठीक है, सपोज करो ये एल्कीन है, इसके ऊपर आपने H2SO4 डाला, तो एक आपका, अब मैं आपको यहाँ पे रूल बताना चाहूंगी क्योंकि वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक रूल होता है मार्कोनिकॉव रूल, नोट करते जाइए सभी के सभी बच्चे। मार्कोनिकॉव रूल क्या होता है, इट टेल्स योर नंबर, योर अटैकिंग स्पीशी अटैक्स वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, ठीक है। हालांकि ये ऐसा रूल है, जैसे कि आपकी एल्कीन है ये, ठीक है, अगर इसके ऊपर आपने H2SO4 यानी कि H+ का अटैक करवाया तो ये आपका मार्कोनिकॉव रूल फॉलो करेगा। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है 1, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कितने हैं 2, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे आप लोग के 2। तो यहाँ पे कहाँ पे अटैक हो रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग को चाहिए कि आपको कुछ ऐसा अटैक करवाना है, इसको रेस कर देते हैं ताकि आप लोग को डायरेक्टली जो मैं मैकेनिज्म दिखा रही हूँ वो समझ में आए। तो यहाँ पे आपका जो अटैक होगा कुछ इस जगह होगा जहाँ पे आपके हाइड्रोजन कम है, राइट। सो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज इधर बनेगा और आपका H पॉजिटिव जो है वो आपका यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लग जाएगा। क्या होगा, एक H पॉजिटिव आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे जो बॉन्ड है ये ओपन होगा, और इसके केस में यहाँ पे जो आपकी न्यूक्लियोफाइल, अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे आके जुड़ेगी, वो आपकी यहाँ पे आके जुड़ेगी जहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, राइट। सो बेसिकली अगर आपको अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है, हमें अल्कोहल बनाना है, तो हम लोग दो तरीके से यहाँ पे रिएक्शन को कर सकते हैं। अगर मैं इसको पूरा इरेज कर दूं और फिर आप लोग को एक दो तरीके आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी जो आप लोग को याद रखने हैं यहाँ से। सबसे पहला तरीका क्या है, अगर आपके पास एल्कीन है, ये तो एक देखो एक नॉर्मल एल्कीन है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एल्कीन यानी कि इथीन ले लेते हैं। पहले इथीन के ऊपर अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं, इथीन के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं H2SO4, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को एक अल्कोहल मिलेगा कुछ इस तरीके से आप लोग को अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जो कि ये है, तो इसके केस में आपका जो H2SO4 का हाइड्रोजन है वो आपका कहाँ पे जुड़ेगा, वो आपका यहाँ पे जुड़ेगा, राइट। कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ रहा होगा। कहाँ पे जुड़ रहा है, जहाँ पे आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है
कम है, क्या है, कम है। मार्कोनिकॉव रूल क्या बोल रहा है, वहां पे आके जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे जरा देख लो, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे आके आपका OH जो है वो आके जुड़ गया है, ठीक है। सो यहाँ से आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग मुझे इसका आंसर बताओ कि अगर आप लोग के पास ऐसी स्पीशी और इसके ऊपर आपने H2SO4 डाला, तो बताइए यहाँ से आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, जल्दी से बताइए क्या प्रोडक्ट आप लोग को यहाँ से मिल रहा होगा इन द चैट बॉक्स। जल्दी से बताइए क्या आप लोग को मेन प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा होगा, बोलो बोलो बोलो, क्या मिलेगा, बताइए बताइए क्या मिल रहा होगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। यस, तो देखो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका OH कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे नामिंग क्या होगी, नेमिंग क्या होगी, नेमिंग भी कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 ऑल, ये आपका नाम हो जाएगा। सो याद रखना है जब H2SO4 का एडिशन होगा तो आप लोग को क्या मिलेगा, एक आप लोग को स्टेबल प्रोडक्ट मिल रहा होगा जो कि क्या फॉलो कर रहा होगा, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा। क्या करेगा, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ से प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या मिल रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर से आप लोगों को क्या मिलेगा, आपको ये वाला अल्कोहल मिलेगा जो कि क्या कर रहा है, मार्कोनिकॉव रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग OH आपका वहां पे जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लेस है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लेस है, ठीक है। अगली एडिशन क्या होगी, अगली एडिशन होगी आप लोग की फ्रॉम एल्कीन्स, दूसरी एडिशन होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, आप लोग यहाँ पे ना B2H6 को डालते हो और B2H6 को जब यहाँ पे डालोगे इसका एडिशन होगा, इसके बाद आप H2O2 डालते हो, तो यहाँ से आप लोग का एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। पर यहाँ से आपको जो एल्कोहल है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी तरीके से हम लोग एल्कोहल को मैक्सिमम ईल्ड में पा सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग को जो एल्कोहल है वो एक्सीलेंट ईल्ड में मिलता है। सो कौन से रिएक्शन से मिलता है, याद रखना है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एल्कोहल आप लोगों को एक्सीलेंट ईल्ड में मिल जाता है। तो आपकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होती है, एल्कीन के ऊपर जब आप H2 या B2H6 डालोगे तो BH2 आपका वहां पे जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल उल्टा हो जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे जुड़ेगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे BH2 जुड़ गया है, और जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो BH2 आपका OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं आप लोगों को समरी करूं एल्कीन से प्रिपरेशन की, अगर आप लोगों की समरी मैं करूं तो अगर आपके पास एल्कीन है, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस एल्कीन, अगर आप इसके ऊपर H2SO4 डालोगे तो आपका एल्कोहल कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। अगर आपने इसके ऊपर B2H6 और H2O2 डाला तो बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्कोहल आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इसने कौन से रूल को फॉलो किया है, इसने आपके मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो किया है, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो कर रहा है, और इसने आपके एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो किया। किसको, एंटी मार्कोनिकॉव रूल को इसने फॉलो करा है। और यहाँ पे आप लोग की अगर मैं बात करूं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, जल्दी से बता दो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो OH की पोजीशन है केवल वही चेंज हो रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, पोजिशनल आइसोमर्स मिल जाते हैं। ऑल्सो इस वाले रिएक्शन से आप लोगों को एक्सीलेंट ईल्ड मिलती है। क्या मिलती है, एक्सीलेंट ईल्ड मिलती है आपकी एल्कोहल की। सो दिस इज बेसिकली, मैं पूरा बोलूँ तो दिस इज योर फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम योर एल्कीन्स। अगर एल्कीन से बनाना है तो आप दो रिएजेंट्स को यूज कर सकते हो। पहला आपका H2SO4 है, दूसरा आपका B2H6 है। H2SO4 से आपको मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा जहां पे OH लेस नंबर ऑफ OH के पास जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको वहां पे जुड़ेगा जहां पे आपका मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और इसको बोला जाएगा एंटी मार्कोनिकॉव रूल। क्लियर है, तो ये हमारी यहाँ तक की बात हो जाती है। पहली प्रिपरेशन समराइज हमने यहाँ तक कर दी है। जल्दी से बताइए सभी लोगों को पहली प्रिपरेशन में कोई डाउट या नहीं, इतना आप लोग को याद रखना है। बताइए कोई डाउट, बोलो बोलो बोलो, बताइए सभी लोगों को क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े बच्चों। जल्दी से एक बार सेशन को जिसने भी लेट ज्वाइन किया एक बार जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि बहुत पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो जो बातें यहाँ पे आप लोग को मैं बता रही हूँ उसको ध्यान रखना आप लोग को बहुत जरूरी है। प्लीज ये जो लास्ट में समरी दे रही हूँ ना, इसको एक जगह नोट करते जाओ। अगर पूरी PDF भी आप नहीं लिख रहे हो तो आप कम से कम इसको नोट कर लो, और ये PDF आप लोग ऐप से ऑब्टेन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली प्रिपरेशन पे बढ़ते हैं। अगली प्रिपरेशन क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिपरेशन, नेक्स्ट प्रिपरेशन इज योर
फ्रॉम योर कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड से आपको चाहिए यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन से चाहिए एल्कोहल, सो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आप लोग को, रिडक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करोगे, अगर आपके पास RCHO है यानी कि आप लोगों के पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के ऊपर अगर आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, LiAlH4 भी डाल सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं बच्चों ये आपके, NaBH4 डाल सकते हो, या फिर आप H2PD भी डाल दोगे तो उससे भी रिड्यूस हो जाएंगे ये। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, RCH2OH, यानी कि आपको एक प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। और अगर आप लोगों ने कीटोन के ऊपर RC⋯O R के ऊपर डाला ये सेम रिएजेंट, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, RCOH R, यानी कि आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल आप लोग को मिल जाएगा। तो सेकेंड प्रिपरेशन आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, व्हाट इज द सेकेंड प्रिपरेशन, सेकेंड प्रिपरेशन कम्स आउट टू बी फ्रॉम योर कार्बोनिल्स। अगर फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से आप लोग को बनाना है तो क्या कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों ने एल्डिहाइड लिया है, अगर आप लोगों ने एल्डिहाइड लिया है, यू टेकन RC⋯OH और आपने क्या लिया, RC⋯OR यानी कि कीटोन। दोनों के ही ऊपर आप क्या डाल सकते हो, LiAlH4 डाल सकते हो, या फिर आप लोग NaBH4 डाल सकते हो। तो यहां से आप लोगों को पहले के केस में क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा RCH2OH, और दूसरे के केस में क्या मिलेगा, RCROH। So you will get a primary alcohol from aldehyde and you will be getting a secondary alcohol from ketone। तो अगर आप लोगों को कोई पूछे सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाना है, तो आप कीटोन से बना सकते हो, और प्राइमरी अल्कोहल आपको किससे बनाना है, आप लोगों को एल्डिहाइड से बनाना होगा। तो ये आपकी दूसरी प्रिपरेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे सम अप कर दी है। जल्दी से बताइए सभी लोगों को इतनी बातें क्लियर हैं जितनी मैंने आपको यहाँ तक बताई है। हम लोगों ने कुल मिला के 2 प्रिपरेशन पूरी करी है, एक तो एल्कीन के थ्रू बनाई है और दूसरी हमने किससे बनाई है, आप लोगों के कार्बोनिल कंपाउंड से बना दी है। ठीक है बच्चों, कूल, बढ़े आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड, लेट अस सी आगे का हमारी सफर क्या है। अगली प्रिपरेशन क्या है, अगली प्रिपरेशन है आप लोग की फ्रॉम योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर बच्चों आप लोग को बनाना है तो आपके तरीके क्या हैं, क्या क्या तरीके हैं आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने के। सो थर्ड प्रिपरेशन पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस पर अटैक करता है, कार्बोनिल पे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका सबसे छोटा एल्डिहाइड है दैट इज योर फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, यानी कि अगर HCHO के साथ रिएक्शन हो रहा है और इसके ऊपर आपने RMGX डाला, तो आप सभी लोगों को पता है कि R यहाँ पे अटैक करेगा, और इस पे अगर वाटर भी डाल दिया तो यहाँ से आप लोगों को मिलेगा RCOH, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, अगर आप लोगों ने नॉर्मल इसके अलावा किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया, यानी कि RC⋯OH के साथ आपने R-MgX डाला, तो आप लोग को बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा RCR-OH। और लास्टली अगर आप लोगों ने कीटोन के साथ रिएक्शन किया, सो अगर आप कीटोन के साथ रिएक्शन कर रहे हो और कीटोन के ऊपर यानी कि RC⋯O R के ऊपर आप लोगों ने R-MgX डाल दिया, तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, RCR-OH। So you can understand what from this point that you are getting a primary alcohol from एल्डिहाइड। ये एक्सेप्शन है, केवल फॉर्मेल्डिहाइड ही प्राइमरी अल्कोहल देगा। अगर उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लिया तो आप लोग को एक सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आप लोगों ने कोई भी कीटोन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अटैक करवाया तो आप लोगों को टर्शरी अल्कोहल मिल रहा होगा। सो यू विल बी गेटिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल ओवर हियर अकॉर्डिंग टू दीज कैटेगरीज। जल्दी से बताइए सभी लोगों को क्लियर है ये बात या नहीं, बोलो 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 बोलो, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, ये हमारी अगली प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगली आगे बात करते हैं, आपकी अगली प्रिपरेशन क्या है। हमारी अगली प्रिपरेशन देखो यहाँ पे रिएक्शन भी दिखा रखा है कि अगर इसने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। सो इसने जब अटैक किया तो यहाँ पे R जुड़ गया, OMGX बन गया। जब इस पे वाटर डालोगे तो ये MgX हट जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा और आपको एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ से हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है एल्कोहल की। एक बार जल्दी से देख लो, पहली प्रिपरेशन आप लोग की क्या थी, पहली प्रिपरेशन है एल्कीन
है जिसमें हम लोगों ने H2SO4 और B2H6 के साथ किया। फिर दूसरी कार्बोनिल्स है, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके आप प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो। और दूसरी आप लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीजन से सीखी, अगर फॉर्मेल्डिहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन है तो टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। सो वी हैव लर्न 3 प्रिपरेशंस ऑफ योर अल्कोहल्स। क्लियर है बच्चों? बताइए सभी लोगों को क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। कूल, बढ़े आगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर। ठीक है, अगली चीज क्या है हमारी? अगली चीज देखते हैं क्या है। लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट थिंग। अब हमारी आती है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, फिनॉल्स की प्रिपरेशन अब हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, बहुत सिंपल है, याद करते रहना डायरेक्टली। 4 प्रिपरेशन है यहाँ पे हमारी। सबसे पहली है हेलो अरेंज से। देखो नॉर्मल आप हेलो अरेंज से नहीं बना सकते हो क्योंकि आपका ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप लोग ड्रास्टिक कंडीशन में यानी कि 623 केल्विन और 300 ATM पे अगर आप NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आप लोग को फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है तो आप क्या डालोगे इस पे? 623 केल्विन 300 ATM पे NaOH। तो दिस इज योर फर्स्ट प्रिपरेशन, डायरेक्ट प्रिपरेशन है जो आप लोग को यहाँ से याद रखनी है। सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बच्चों आपकी हो जाती है क्या? फ्रॉम योर बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड, यानी कि अगर आपके पास बेंजीन है, इसके ऊपर आपने ओलियम डाला दैट इज H2S2O7, अगर आपने इसके ऊपर डाला तो आपको बेंजीन सल्फोनिलिक एसिड मिलेगा SO3H, और इसके ऊपर जब आप NaOH और H+ डालोगे तो आप लोग को यहाँ से भी फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? फिनॉल यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम प्रिपरेशन को साथ साथ लिखते भी रहे, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, अगर मैं यहाँ पे समरी डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ यहाँ पे समरी में? फिनॉल्स, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहली प्रिपरेशन क्या है? सबसे पहली प्रिपरेशन क्या है? अगर आपने हेलो यानी कि क्लोरोबेंजीन के ऊपर NaOH 623 केल्विन और 300 ATM पे डाला तो यहां से आप लोग को क्या मिल जाएगा? फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी हमने सीखी, अगर बेंजीन के ऊपर आप लोगों ने ओलियम डाला तो यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों? सल्फोनिलिक एसिड SO3H, और इसके ऊपर अगर आपने NaOH खाली और H+ डाला, ये आपको चेन ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग को ये याद रखना है कि क्या डाल के आपको क्या मिल रहा है। सो दिस इज द सेकंड प्रिपरेशन जो आप लोगों ने यहाँ पे सीखी फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली प्रिपरेशन के ऊपर। सो अगली प्रिपरेशन आप लोग की क्या हो सकती है? व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिपरेशन? नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट से बनाना है, जो कि हम वैसे अमाइन से पढ़ते हैं, बट डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है तो कैसे कर सकते हो आप लोग इसको? अगर आपके पास एनिलीन है, ठीक है, इसके ऊपर आपने NaNO2 और HCl डाला तो यहां से आपका क्या बन जाएगा? N2Cl। ये है आपका डाइजोनियम सॉल्ट, और इसके ऊपर अगर आपने खाली वाटर डाल दिया तो ये आपको क्या दे देगा बच्चों? फिनॉल। यहाँ से आपको तीसरी प्रिपरेशन मिल जाएगी फिनॉल की। अगर आपने एनिलीन से या डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनाना है तो आप इस वाले सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारी अगली प्रिपरेशन हो जाती है। और इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो आगे आपकी प्रिपरेशन मतलब डाइजोनियम सॉल्ट्स को हम बना सकते हैं। अगर आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को नाइट्रस एसिड यानी कि NO2 और HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको डाइजोनियम मिलेगा, और डाइजोनियम के ऊपर अगर केवल वाटर डाल दोगे तो आप लोग को एल्कोहल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली प्रिपरेशन आ जाती है फ्रॉम योर क्यूमीन। क्यूमीन से कैसे करोगे? अगर क्यूमीन ये होता है, क्यूमीन कुछ ऐसा होता है, अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर C और C है और ये H है, तो इस बॉन्ड में यहाँ पे आपकी एक पर ऑक्सी लिंकेज आती है, और जब इसको फिर से हाइड्रोलाइज करते हो तो ये आपका OH और एसीटोन देता है। तो याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसीटोन आपको कौन से वाले प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में मिलता है? तो क्यूमीन की प्रिपरेशन में आप लोग को एसीटोन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अगली प्रिपरेशन अपनी यहाँ पे समराइज कर देते हैं। फोर्थ प्रिपरेशन क्या है? अगर आप लोगों के पास एनिलीन है और यहाँ पे आप लोग के पास क्यूमीन है, राइट, इसको रेज करके ढंग से बनाएंगे। अगर आपके पास क्यूमीन है तो आप क्या करोगे? C है और H है, इसके ऊपर अगर आपने O2 डाला तो यहाँ पे आपका O2 का इंसर्शन होगा। सो यू विल बी गेटिंग कार्बन के साथ OH, कार्बन, इसके ऊपर आपने हाइड्रोलाइज कर दिया इसको तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से फिनॉल, और यहाँ से आपको साथ में भी मिल जाएगा क्या? वो है आप लोगों का एसीटोन। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? एसीटोन भी साथ में मिल जाएगा। ये आपकी चौथी प्रिपरेशन है जो यहाँ से हम लोग समझ के आ जाते हैं। ठीक है,
और इसके बाद अगर मैं लास्ट में बढ़ूं तो यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन जो है सारी की सारी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से एक बार समरी ले लो। पहली प्रिपरेशन आप लोग की क्या है, फिनॉल की पहली प्रिपरेशन है अगर आप लोगों ने किसके साथ किया, क्लोरोबेंजीन के साथ। किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। फर्स्ट इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, सेकंड इज फ्रॉम योर खाली बेंजीन के साथ अगर आपने ओलियम डाला। थर्ड आपकी क्या है, अगर आप लोगों को डाइजोनियम सॉल्ट से बनाना है, डाइजोनियम सॉल्ट से बनेगी। और चौथी आपकी क्या है, अगर आपको क्यूमीन से बनाना है। तो ये ही हमारी 4 प्रिपरेशंस है जो हमारी फिनॉल के केस में काम आती है। तो 3 प्रिपरेशन आप लोगों ने मेजरली किसके लिए समझी, फॉर योर एल्कोहल्स, और 4 प्रिपरेशन आप लोगों ने यहाँ पे फॉर किसके लिए समझी है, फॉर योर फिनॉल्स। ठीक है बच्चों, जल्दी से बताइए क्लियर है इतनी बातें या नहीं, क्योंकि इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट कर देंगे। बताइए सभी लोग क्लियर है, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, बताइए क्लियर है। ऑलराइट, सो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो थी हमारी प्रिपरेशंस। आई होप आप लोगों ने सभी ने रिवाइज कर लिया है। हमने 3 प्रिपरेशन सीखी हैं फॉर योर एल्कोहल्स, और उसके बाद हम लोगों ने 4 प्रिपरेशन सीखी है फ्रॉम योर फिनॉल्स। एल्कोहल की एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्कोहल में हमने क्या सीखा, एल्कीन से हम 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर H2SO4 के साथ बनाएंगे तो मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा, अगर B2H6 के साथ बनाएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा। फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर मुझे बात करनी है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर फॉर्मेल्डिहाइड पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग दूसरी चीज है जो कि हम लोग एल्डिहाइड के ऊपर डालेंगे तो हम लोग को सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि एक नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ हमेशा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारे जो एल्कोहल्स है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इसी ऑर्डर में मिल रहा है। और उसके बाद लास्ट में हमने इसका रिडक्शन देखा था कि अगर एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे LiLH4 या NaBH4 के साथ तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर कीटोन के साथ करोगे तो सेकेंडरी मिलेगा। तो ये हमने एल्कोहल्स की कहानी सीखी। इसके बाद हम लोगों ने सीखा फिनॉल। तो फिनॉल में सबसे पहले हमने सीखा क्लोरोबेंजीन के साथ अगर आप लोग NaOH 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे डालोगे तो फिनॉल मिल जाएगा। दूसरा आप लोगों ने सीखा अगर आपने बेंजीन के ऊपर ओलियम डाला तो आप लोग को सल्फोनिलिक एसिड मिलेगा, उसके ऊपर NaOH डालोगे तो फिनॉल मिल जाएगा। फिर आपने एनिलीन के ऊपर अगर NaNO2 और HCl डाला तो डाइजोनियम मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर वाटर डाला तो फिनॉल मिल जाएगा। फिर आपने क्यूमीन सीखा, क्यूमीन के ऊपर अगर आपने O2 डाला तो आपको क्यूमीन का पेरोक्साइड वाला कंपाउंड मिलेगा, और उसके ऊपर आपने H+ नॉर्मल डाल दिया तो आप लोग को वहां से फिनॉल प्लस एसीटोन मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने सारी की सारी प्रिपरेशंस है जो आपके एल्कोहल्स और फिनॉल्स के सभी सीख ली हैं। आप लोग इसको जितना मैंने जैसे बताया इसको आपको याद रखना है। अगर याद नहीं रखोगे तो भूल जाओगे, और उससे बेटर है कि जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लो, क्योंकि नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट्स ही हम बाद में जो है वो रिवाइज करते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट क्या करेंगे बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी। सो जल्दी से एक बार जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, और समझ में आ गया है तो थम्स अप डालेंगे, और आप लोग बताएंगे कि क्या आप लोग रेडी हो मेरे साथ सेकंड सेक्शन समझने के लिए, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर एल्कोहल्स एंड योर फिनॉल्स एंड योर ईथर्स। चलिए तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन विद योर फिजिकल प्रॉपर्टी। और सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आप लोग की क्या है, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट 2 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहली चीज क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या फिर मैं बोलूंगी मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास बड़ा होता जाएगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। पहली कैटेगरी तो ये है। अब अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास सेम है या मॉलिक्यूलर मास सेम भी नहीं है, उससे पहले क्या चेक करोगे, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि H बॉन्डिंग है, जिसके केस में जितनी अच्छी H बॉन्डिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है कि यार वो पानी के साथ उतना जुड़ा हुआ है तो उसको बॉयल ऑफ करने में उतना टाइम लगेगा, उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, राइट। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास बड़ा होने से और उसके बाद आपकी H बॉन्डिंग बड़े होने की वजह से आप लोग का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो एक होगा नॉर्मल चेन, 4 कार्बन सीधे सीधे लगे हुए हैं, या फिर 4 कार्बन ब्रांच में लगे हुए हैं। तो जो ओपन चेन होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो ब्रांच होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो इन सब बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहली बात क्या है, योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि भाई आपके वॉन डेर वाल फोर्सेस भी बढ़ते हैं और आपके मॉलिक्यूलर मास भी यहाँ पे आपका बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी वजह से आप लोग का बॉइलिंग पॉइंट पहली कैटेगरी में इस पे बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो अगर ब्रांचिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर आपके पास ये कार्बन है, दिस इज ए स्ट्रक्चर एंड यू हैव दिस स्ट्रक्चर टू बी बी, तो बताइए इन दोनों में मॉलिक्यूलर मास सेम है, बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा होगा या बी का, जल्दी से बताइए। ए का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट या बी का, बताइए किसका ज्यादा होने वाला है, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर किसका होगा, बोलो बोलो बोलो, किसका ज्यादा हो रहा होगा, यस किसका होगा बच्चों,
आपका जो बी है इसका लेस होगा, क्योंकि इसने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग यहाँ पे ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा और इसका क्या होगा, मोर होगा। किसका होगा, मोर, इसका ज्यादा मोर होके निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद द OH ग्रुप ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल इन्वॉल्व इन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच ब्रिंग्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल हायर देन हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स या हेलोएल्कीन्स। तो यहाँ पे मैं आप लोग की समरी जो मैं लिख सकती हूँ फॉर योर बॉइलिंग पॉइंट, क्या लिखा जा सकता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप लोग क्या बातें लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हो, सबसे पहली बात तो आप लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका ज्यादा किसके लिए होगा, अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट आपका H बॉन्डिंग के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। H बॉन्डिंग जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो इसलिए आपके एल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली वैसे तो बराबर होता है। अब ये आपका फिर मॉलिक्यूलर मास पे इन दोनों के बेसिस पे कंपेयर करोगे, लेकिन इनका ज्यादा होता है आपका हाइड्रोकार्बन से, क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग नहीं होती है, और ईथर से, ईथर में होती है पर कम होती है। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास पे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो ब्रांचिंग्स फिर चेक करोगे, तो अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, बढ़ रहा होगा। ये सारी पॉइंट्स है जो आप लोग को आपके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में याद रखना है। H बॉन्डिंग बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, ये हमारी सारी कहानी हो जाती है फॉर योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपसे पूछी जाती है वो है आप लोगों की सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी देखो, सबसे बड़ी बात तो अगर H बॉन्डिंग है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, जहां भी आपको H बॉन्डिंग होती हुई दिखेगी वहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि पानी के साथ अगर कोई H बॉन्डिंग कर रहा है तो वो पानी में सॉल्युबल है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ कार्बन चेन जब बढ़ेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी यहाँ पे कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में कि सोप वाला सेक्शन पढ़ा होगा, तो उसमें जो कार्बन वाली चेन होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि वो वाटर में डिसॉल्व होना नहीं चाहती है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते रहेंगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी घटती रहेगी। राइट, सो सॉल्युबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H बॉन्डिंग के, और आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी साइज ऑफ कार्बन चेन के। साइज ऑफ कार्बन चेन के आपकी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पाई जाएगी। ठीक है, सो ये दो बातें हैं जो आप लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में याद रखनी है अबाउट योर बॉइलिंग पॉइंट एंड योर सॉल्युबिलिटी। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताओगे। लेट अस सी कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया वो समझ में आया। देखो आपको यहाँ पे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ये आप लोग को बताना है। जल्दी से बताइए इनमें से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका पाया जाएगा। एक आपके पास देखो एल्कोहल दे रखा है, एक आपके पास नॉर्मल हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, एक आपके पास एल्डिहाइड दिया हुआ है, और एक आपके पास इथेन दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे आप लोग मॉलिक्यूलर मास के ऊपर नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे आंसर बताओगे। तो जल्दी से बताओ सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट इसमें किसका होने वाला है। जल्दी से आंसर इन द चैट बॉक्स, किसका होगा, बोलिए किसका होने वाला है सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। कम ऑन आंसर्स, बोलो बोलो बोलो। किसका होगा बच्चों, ऑलराइट किसका होगा बच्चों। देखो आप सभी लोगों को पता है कि सबसे कम, सबसे लेस वीक, यहाँ पे सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगा, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में। तो सबसे कम किसका होगा, एन ब्यूटेन का। सबसे ज्यादा किसका होगा, आप सभी लोगों को पता है एल्कोहल का, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या होगी, H बॉन्डिंग डायरेक्टली सबसे स्ट्रॉन्गर हो रही होगी। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा। सो दिस विल बी मैक्सिमम एंड दिस विल बी मिनिमम। राइट, अगर आपको पूछेगा 1 ब्यूटेनॉल है, ठीक है, 1 प्रोपेनॉल है, और आपका है 1 मिथेनॉल, तो इन तीनों में अगर आपको बताना है A B C, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में किसका होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में किसका होगा। जल्दी से बताइए किसका होगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में। फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपको इसी के टाइप का मैंने दे दिया है, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो 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 जल्दी से आंसर्स, किसका होगा।
यस किसका होगा, देखो मैंने बोला मॉलिक्यूलर मास के साथ बढ़ेगा। अब देखो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा किसका है, आप सभी लोगों को पता है ब्यूटेनॉल का सबसे ज्यादा है, तो मैक्सिमम किसका होगा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल का हो जाएगा, मिनिमम किसका होगा 1 मिथेनॉल का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस को आराम से कर पाएंगे। हालांकि हम लोग जो कमिंग वीक है उसमें हम लोग एक डीपीपी करेंगे जिसमें हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आप लोग को जरूर करना है, ताकि यहाँ पे कंसेप्ट और क्वेश्चंस एग्जांपल्स तो हम कर ही रहे हैं, बट मोर जो और भी क्वेश्चंस है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इन द डीपीपी सेक्शन। तो आप लोग यहाँ से थ्योरी को समझ लो और फिर वहां पे मेरे साथ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज योर केमिकल रिएक्शन ऑफ योर एल्कोहल्स। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं अब हम लोग, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स यहाँ पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप लोग को सुनना है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करते जाएंगे साथ के साथ। तो केमिकल रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, जो आपके एल्कोहल्स है वो ना एक वर्सेटाइल कंपाउंड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से भी। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग, क्या होते हैं न्यूक्लियस लविंग, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या फिर लोन पेयर है। ये क्या होंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर एक वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, सो अगर ऐसा कुछ है आप लोगों का तो हम लोग इसको न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं बॉन्ड की, दैट इज COH बॉन्ड, ये आपका बॉन्ड है। अगर मैं कार्बन की इस एल्कोहल की बात करूं, आप 2 बॉन्ड्स को तोड़ सकते हो। अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है यहाँ पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो ये आपका एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा जब आप OH बॉन्ड को तोड़ोगे। और अगर आप CO बॉन्ड को तोड़ोगे, यानी कि अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे ये आपका एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो आप देख रहे हो कि ये वर्सेटाइल है, ये आपका जो एल्कोहल है ये न्यूक्लियोफाइल की तरीके से भी काम कर सकता है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरीके से भी काम कर सकता है। देख रहे हो, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ा तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक करा, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आपका काम कर रहा है। और अगर मैं इस वाले एटम की बात करूँ तो यहाँ पे जब आपने इसका पहले इसके ऊपर आपने H+ का एडिशन करवाया, ठीक है, तो यहाँ पे जब आपने इसका कार्बोकेटाइन बनाया तो यहाँ पे ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ये काम कर रहा है, राइट। सो आपको 2 तरीके के यहाँ पे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे इन द केस ऑफ एल्कोहल्स। क्या क्या 2 रिएक्शंस है, सबसे पहला रिएक्शन है आप लोग का क्लीवेज ऑफ, 2 तरीके से बॉन्ड तोड़ सकते हो, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, अगर आप लोगों ने आपका जो एल्कोहल है, यू हैव दिस एल्कोहल COH, अगर आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो एक तो तरीके का रिएक्शन ये हो सकता है और दूसरा हो सकता है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, अगर आप लोगों ने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, तो इस 2 कैटेगरी में आपके एल्कोहल्स के रिएक्शंस क्लासिफाई किए जाते हैं। यहाँ पे एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है और यहाँ पे एल्कोहल आप लोग का एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा होगा। तो इस कैटेगरी में हमारे सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो है वो क्लासिफाई हो जाते हैं फॉर योर एल्कोहल्स। जल्दी से बताइए सभी लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं, बताइए, बोलो 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 फास्ट। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने OH बॉन्ड तोड़ा तो आप लोग का न्यूक्लियोफाइल की तरीके से बिहेव करेगा, CO बॉन्ड तोड़ा तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब OH बॉन्ड अगर आपने तोड़ा तो कैसे रिएक्शंस होंगे, तो 2 तरीके के ही रिएक्शंस है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, अगर आपने OH बॉन्ड को तोड़ा
तो सबसे पहला रिएक्शन आता है एसिडिटी का, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि अगर कोई भी चीज H+ को दे रही है तो क्या कर रही है, वो एसिडिक नेचर को अपना रही है, राइट। सो अगर आपके एल्कोहल्स H+ को लूज कर रहे हैं तो अपना एसिडिक नेचर दिखा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं विच इज टेलिंग यू एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल विच इज शोन बाय द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। दो तरीके से ये रिएक्शन आपका हो सकता है। सबसे पहला, अगर आप लोगों ने एल्कोहल को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, किसके साथ रिएक्ट करवाया, मेटल के साथ। अगर आपका एल्कोहल और फिनॉल एक मेटल जैसे कि सोडियम या पोटेशियम या एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस दे देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग का लिखूं रिएक्शन भी, अगर मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास है, राइट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव RCH2OH रिएक्टेड विद सोडियम, या मैं बोल दूंगी Na+ के साथ, Na के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, RCH2ONA, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आप लोगों को, H2 गैस। क्या मिल जाएगा, H2 गैस आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगी। सो दिस इज योर एल्कोक्साइड। डिपेंडिंग अपॉन जो भी ये ग्रुप है उसका ये एल्कोक्साइड ये आपका बन गया, जैसे मिथॉक्साइड होगा या इथॉक्साइड होगा, वो आप लोगों को मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना, मेटल के साथ आपको क्या मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। क्या मिलेगी, H2 गैस। बॉन्ड कौन सा टूटा है, ये वाला बॉन्ड टूटा है, क्योंकि कैसे टूटा है, RCH2OH, तो ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो यहाँ पे RCH2ONA जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तभी तो जुड़ेगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, समझ गए। तो कौन सा बॉन्ड टूटा है, OH बॉन्ड टूटा है विद द रिएक्शन ऑफ मेटल, और यहाँ पे क्या मिली है, H2 गैस आप लोगों को मिल गई है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों ने इसको एक बेस के साथ रिएक्ट करवाया, किसके साथ रिएक्ट करवाया, एक बेस के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाया इसका, तो कैसे आप लोगों को रिएक्शन मिलेगा, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू योर पोलर नेचर। यहाँ पे मैं इसको और समरी दे देती हूँ पीछे आप लोग की, एक सेकेंड। यहाँ पे हम लोग इसको एक नीचे स्टेप में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि RCH2OH को अगर आपने सोडियम के साथ रिएक्ट करवाया तो आपको RCH2ONA और H2 गैस मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने RCH2OH को आपने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो आप लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, RCH2ONA प्लस H2O। तो यहाँ से आप लोग को क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस या फिर सॉल्ट प्लस आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आप लोग को वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, H2 गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, H2 गैस मिल जाएगी, समझ गए हो। तो यहाँ से आपका ये H2O निकल गया और यहाँ से आप लोग का ये वाटर मिल गया, और यहाँ पे आपको क्या मिला है, आप लोग को क्या मिला है, यहाँ पे H2 गैस मिली है, समझ गए। तो अब हम समझेंगे कौन सा एल्कोहल ज्यादा एसिडिक है। एल्कोहल एसिडिक है ये हमें समझ में आ गया। अब हम इसलिए बात करेंगे कि यार एल्कोहल एसिडिक क्यों है और कैसे हम लोग एल्कोहल की एसिडिटी को क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, द एसिडिक क्यों है एल्कोहल, क्योंकि वहां पे OH बॉन्ड है, पोलर OH बॉन्ड है, जो कि OH बॉन्ड में ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि ये जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन को देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से जो पोलैरिटी है OH बॉन्ड की वो डिक्रीज होगी, और जिसकी वजह से हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी, समझ गए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to the polarity of OH bond। जितना ये बॉन्ड पोलर होगा उतनी ज्यादा आपकी एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। अभी किससे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, कोई भी CH3 ग्रुप, कोई भी R ग्रुप, कोई भी जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि NO2 हो गया, जैसे कि CN हो गया, जो ये सारे ग्रुप से ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। सो आपके अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो एसिडिटी को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड आपकी डिक्रीज होगी अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को वहां पे जोड़ दोगे। तो अगर कहानी आती है यार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, आप लोग आंसर करोगे ये मेरे को, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा अल्कोहल होगा, बताइए, बोलिए इन द चैट बॉक्स, बोलो बोलो बोलो, कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, बताइए बताइए बताइए। बोलो, यस, क्या होगा, क्या होगा बच्चों, क्या होगा। देखो अगर मैं आप लोग को यहाँ पे अल्कोहल्स की कहानी बता रही हूँ,
सो यू ऑल नो कि प्राइमरी अल्कोहल कैसा होता है. यू हैव दिस प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, RRHOH. सेकेंडरी अल्कोहल RRROH, टर्शरी अल्कोहल. ठीक है, तो आप लोग को पता है कि यार जितना R ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, दिस बॉन्ड पोलैरिटी इज डिक्रीजिंग. ठीक है, पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है. तो कौन कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, जल्दी से बता दो, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा. अगर मैं दे रही हूँ यहाँ पे एक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, यहाँ पे 3 ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं, और 3 ग्रुप दे रहे हैं, तो भाई ये हाईली डिस्टेबलाइज कर रहे हैं इस बॉन्ड को, तो सबसे ज्यादा, सबसे ये कम होगा, फिर उसके बाद ये होगा. तो यानी कि प्राइमरी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर सेकेंडरी होगा, और फिर टर्शरी होगा. दिस इज विल बी योर ऑर्डर फॉर योर एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि रीजन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड. ये आपको यहाँ से रीजन निकल के आएगा फॉर योर ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर योर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स. जल्दी से बताइए सभी लोग को ये बात क्लियर है या नहीं? बोलो 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 बोलो, क्लियर है? आगे बढ़े. ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. इसी के साथ हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर, अगला टॉपिक नहीं है अभी, एसिडिटी बच रहा है हमारा. ठीक है, तो आप लोगों ने एसिडिटी का मेन कंसेप्ट समझ लिया. तो सबसे ज्यादा प्राइमरी होगा, फिर सेकेंडरी होगा, और फिर आपका टर्शरी होगा अल्कोहल इन द टर्म्स ऑफ योर एसिडिटी. ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि यार आप लोग की एसिडिटी ऑफ एल्कोहल और फिनॉल में क्या यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है, क्या आपकी एसिडिटी का ऑर्डर होता है बिटवीन योर एल्कोहल, वाटर एंड फिनॉल. आप लोग मुझे बताइए कि आपके हिसाब से सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा. एल्कोहल है ये, आपका वाटर है ये, और आपका फिनॉल है ये. जल्दी से बता दीजिए सबसे ज्यादा एसिडिक आपके हिसाब से कौन होगा, एल्कोहल, वाटर और फिनॉल में, बताइए. और सबसे कम कौन सा होगा? चलो पहले ये बताओ सबसे कम कौन सा होगा. बोलो बोलो बोलो, सबसे कम कौन सा होगा? ऑलराइट, सो क्या होगा यहाँ पे, देखो आप लोगों को जब एसिडिक नेचर देखना है, आप इनके बना दो कॉन्जुगेट बेस, यानी कि सारे के सारे H+ को लूज करवा दो. ठीक है, यहाँ पे H+ को लूज करके ये OR नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे ये H के साथ O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग के साथ आपका O नेगेटिव बन जाएगा. ठीक है, तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. और अगर मैं इसकी बात करूं, ये रिंग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो ये रिंग के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जाएगी रेजोनेंस. सो ये आपको चेक करना है सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ पे. यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये आपका सबसे लीस्ट होगा, और इसमें फिर भी कम है तो ये बीच का होगा. तो क्या आपका एसिडिटी का ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक आपका क्या पाया जाएगा, फिनॉल पाया जाएगा, क्योंकि ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. फिर आपका वाटर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका खाली H है, और सबसे लेस आपका एसिडिक होते हैं एल्कोहल्स. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कहो कि यार एल्कोहल हम लोग ले सकते हैं क्योंकि आपका एसिडिक कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो फिनॉल आपका क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा. और ये आपका सबसे कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका
आर इफ जो ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है वो लगा रखा होगा, जो आपकी स्टेबलाइज नहीं कर रहा है आपके नेगेटिव चार्ज को। सो अगर आप लोगों को कोई, क्योंकि पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है आपको एसिडिटी का ऑर्डर फॉर योर एल्कोहल, फिनॉल एंड वाटर, तो आप लोग को याद रखना है सबसे ज्यादा एसिडिक फिनॉल होगा, फिर वाटर होगा और फिर आप लोग का एल्कोहल होगा इन टर्म्स ऑफ योर एसिडिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अब आपको क्या पता चला यहाँ पे, सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होता है, फिनॉल होता है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, रेजोनेंस होती है। एक नई चीज आपके सामने आई, रेजोनेंस। तो जरा समझते हैं कि यार ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस थिंग दैट इज, ये रेजोनेंस का क्या चक्कर है, एसिडिटी इन फिनॉल। तो हम लोग फिनॉल को ही जरा उठा लेते हैं कि यार फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो जरा देखते हैं कि फिनॉल में क्या क्या हो सकता है। तो फिनॉल में क्या हो सकता है, अब आप सभी लोग को पता है कि रिएक्शन अगर फिनॉल का आप NaOH के साथ करो तो आप लोग को ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गर एसिड मिल जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आप यहाँ पे रिएक्शन करोगे तो ये O नेगेटिव बनेगा और ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये आपकी एसिडिटी को कम कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपके फिनॉल्स ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, लेकिन तरीका क्या है, अब यहाँ पे ना फिनॉल में अब मैं बहुत सारी चीजें डाल सकती हूँ। अब फिर मेरे को ये पता चल गया कि फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर वाटर है, फिर एल्कोहल है। फिनॉल में भी कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल के ऊपर मैं कौन से ग्रुप्स लगाऊं और कहाँ पर लगाऊं कि उनकी एसिडिटी वो बढ़ा सके। ठीक है, तो अगर मुझे ये बात समझनी है तो हम लोग जाएंगे रेजोनेंस के ऊपर। तो जब ये रेजोनेंस में जाता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, फिर दोबारा से रेजोनेंस में जा रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, और फिर से रेजोनेंस में जा रहा है तो यहाँ पे आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, वो आपका एक तो ऑर्थो पे आ रहा है और वो आपका एक पैरा पे आ रहा है, राइट। और आपको पता है एसिडिटी कौन बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते हैं। तो अगर आप लोग अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को फिनॉल पर ऐड कर दो, कहां पे ऐड कर दो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो आपकी जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन हम लोग करें यहाँ पे, एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन समझे और यहाँ पे आई गेस हमने डाला भी हुआ है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, सायानो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, वो आपकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं अगर वो आपके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगे हैं, क्योंकि वो आप लोगों के जो नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में जा रहा है उसको और स्टेबलाइज कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो आपकी एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आपकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। चलिए, तो उसका एक एग्जांपल तौर पे हम समझते हैं कि आपके पास फिनॉल है और आपके पास एक ये फिनॉल के साथ NO2 लगा हुआ है। जल्दी से बता दीजिए कि A और B में से ज्यादा एसिडिक क्या होगा, A और B में से ज्यादा एसिडिक क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बता दो कौन सा होगा ज्यादा एसिडिक, कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर यस, क्या होगा, ए होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो भाई ये एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो आपका एसिडिक होगा ये। ठीक है, सपोज लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, फिनॉल है, फिनॉल के साथ यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे आप लोग का लगा हुआ है OH के साथ CN। सो यू हैव 1A B C। एसिडिटी का ऑर्डर लगा दीजिए, सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ABC की क्या एसिडिटी होने वाली है, बोलो क्या होगी एसिडिटी, ABC की इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिटी क्या होने वाली है, बताइए। हाँ जी बच्चों, क्या होगा करेक्ट आंसर, ओके। सो यू कैन सी कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है।
तो विड्रॉइंग सबसे ज्यादा होगा, तो ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा सी का होगा, फिर ए का होगा, फिर बी का होगा, क्योंकि सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब एक पोजीशन समझो। अगर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने अब एक बात समझ ली कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरे कलर से लिखते हैं, एसिडिटी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आपके एसिडिटी को बढ़ाएंगे इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है बात। पोजीशन की मैं बात करूं, ऑर्थो और पैरा आपकी स्ट्रॉन्गर पोजीशन है मेटा से, और वहां पे आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। लेकिन मेटा पे हमेशा याद रखना, मेटा पे हमेशा, अच्छा ये जो इफेक्ट है आपको आई गेस ये पता है, मुझे मैं ये मान के चल रही हूँ आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट कौन दिखाता है, रेजोनेंस इफेक्ट कौन दिखाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कौन दिखाता है। तो यहाँ पे जो है ये ऑर्थो पोजिशन है। देखो यहाँ पे आप, मतलब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने जीओसी में पढ़ा है ये कि ऑर्थो और पैरा पे कौन सा इफेक्ट डोमिनेटिव होता है। ऑर्थो पैरा पे आप लोगों का प्लस आर या माइनस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट लगता है, और मेटा पे आप लोगों का क्या लगता है बच्चों, माइनस आई या प्लस आई, माइनस आई या प्लस आई। और आपका स्ट्रॉन्गर इफेक्ट क्या होता है, आपका प्लस आर इफेक्ट या फिर माइनस आर इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है आपके प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से। इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि एक क्वेश्चन है आपके सामने और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि अगर आपके पास OH है यहाँ पे और आपका Cl यहाँ पे लगा हुआ है, और अगर आपका OH है यहाँ पे और Cl यहाँ पे लगा हुआ है, तो जल्दी से बता दो कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक कौन होने वाला है इन दोनों में से। आंसर मेरे सामने आ जाएगा, आपको कितनी ये बात आती है बताइए। ए और बी में से ये ए है और ये बी है, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, बोलो कौन है ज्यादा एसिडिक दोनों में, बोलो बोलो बोलो, कौन है ज्यादा एसिडिक इन दोनों में, बताइए। यस, सो आप सभी लोगों को देखो बताना चाहूंगी, मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है, सो मैं इसलिए सोच रही थी कि आपको पता होगा। तो मैंने बोला यहाँ पे आपका डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है ऑर्थोपैरा पे, माइनस आर प्लस आर। Cl क्या दिखाता है आपका, प्लस आर इफेक्ट, क्या दिखाएगा यहाँ पे, प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है। और यहाँ पे ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ मेटा पे डोमिनेटिंग क्या होता है, माइनस आई प्लस आई, और Cl क्या दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट। तो आपका यहाँ पे ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो समझ रहे हो, हालांकि ऑर्थो पे ये एसिडिक ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप लोग का एक ऐसा ग्रुप है जो आपका प्लस आई और आप लोगों का सॉरी माइनस आई और प्लस आर दो इफेक्ट दिखा सकता है, तो माइनस आई वाला जीत जाएगा, क्योंकि माइनस विड्रॉइंग चाहिए मुझे, विड्रॉइंग कैसा भी हो विड्रॉइंग ही चाहिए, तो उसके केस में आपका Cl जीत जाएगा। समझ गए। तो आप लोगों की समरी यही है कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को चेक करना है, वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए आपका प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है माइनस आई और प्लस आई से। अगर दोनों सेम रेशियो में कंपेयर कर रहे हो तो यही होगा। लेकिन हाँ, अगर आपको प्लस आर है और प्लस आई है, इसके कंपैरिजन में आप लोगों का माइनस आर और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा एसिडिक पाया जाएगा, मतलब माइनस वाला बढ़ाएगा आपको यहाँ पे एसिडिक नेचर को। ठीक है, तो सारी की सारी कहानी यही है, और आप लोगों को पता होना चाहिए मेटा पे आपका केवल माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट ही लगता है, यहाँ पे आपका जो प्लस आर इफेक्ट है वो यहाँ पे वर्क ऑन नहीं कर सकता है। हालांकि इसके रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि एसिडिटी का कंसेप्ट थ्योरेटिकल जितना मैं बता सकती हूँ तो मैंने आपको बताया ही है, लेकिन जितना आप इसको समझोगे वो समझोगे क्वेश्चन से। तो इसके क्वेश्चंस कुछ तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवाए हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस और भी करने की जरूरत है, और ये हर पेपर में आते हैं, चाहे आपका वो CBSE का पेपर है, चाहे वो आप लोग का नीट है, चाहे वो आपका JEE है, चाहे वो आपका CUET है, हर एग्जाम में एसिडिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसके जितने क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उतने कम है, तो उसके लिए आप लोग को मेरे साथ DPB वाला जो सेशन मैं लूंगी उसमें जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मैं आप लोग के बहुत सारे इस कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करवा रही होंगी। ठीक है बच्चों, अभी के लिए आप लोग कंसेप्ट समझ लो, बस क्वेश्चंस के साथ आपका ये कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ऑलराइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर।
सो दिस इज डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ये हमारा क्लीवेज ऑफ क्या चल रहा था, अभी तक हमने OH बॉन्ड की क्लीवेज सीखी है, ठीक है। OH बॉन्ड की क्लीवेज से क्या बन रहा है आप लोगों का, एसिडिक नेचर बन रहा है। अब हम दूसरे टाइप के रिएक्शन उठा रहे हैं, दैट इज क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अगर मैं CO बॉन्ड को तोड़ रही हूँ तो कौन कौन से रिएक्शंस आपके हो सकते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्योंकि देखो मैंने कहा था कि 1-2 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगी। तो जैसे आपका है प्रोपेन 1 ऑल है, पहला क्या है प्रोपेन 1 ऑल है, फिर आपका क्या है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये ग्रुप है, सेकंड आपका ये कंपाउंड है। और उसके बाद आपका कंपाउंड क्या है 3 नाइट्रोफिनॉल, फिर आपका कंपाउंड है 3 नाइट्रोफिनॉल, एक कंपाउंड ये है। फिर है 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि 3 और 5 डाई नाइट्रोफिनॉल, ये है आपके पास एक कंपाउंड। और फिर है आपके पास फिनॉल नॉर्मल और 4-प्रिथाइल फिनॉल। तो आप लोगों को बताना है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। वैसे तो आंसर आपके सामने है, बट आप फिर भी बता दीजिए कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका इनमें से होने वाला है, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। ऑलराइट, क्या होगा बच्चों, तो सभी लोगों को पता है क्या है भाई, यहाँ पे देखो NO2 लगा हुआ है, फिनॉल पे 3 लगे हुए हैं, इससे ज्यादा एसिडिक कुछ हो ही नहीं सकता है। सो आंसर क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके रिएक्शंस दैट इज इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे हमने। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे आपका ROH है और यहाँ पे आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग का क्या बन जाता है CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ R, यस। तो यहाँ पे हम लोग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग दूसरी क्लीवेज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। अगर हम CO बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो आपके पास एल्कोहल के कई सारे रिएक्शन हो सकते हैं। पहला रिएक्शन है एसिड के साथ, ये आपका एसिड है। दूसरा रिएक्शन है आप लोग का एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। और तीसरा रिएक्शन आपका एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। हालांकि मैं तीनों को अलग अलग लिख देती हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो पहला रिएक्शन आप लोग का अगर मैं एसिड के साथ उठा रही हूँ, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग योर सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शन दैट इज क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अगर CO बॉन्ड की क्लीवेज हमें करनी है तो क्या कर सकते हो आप लोग, अगर आप लोग के पास you have this CH3COH, ठीक है, ये है आपके पास। और अगर आपने इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे आपने H+ डाल दिया, तो यहाँ पे आप लोग का ये ईस्टिफिकेशन रिएक्शन है, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ से आपका ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस O के साथ क्या जुड़ जाएगा, ये वाला जो CH3 है, ये वाला जो CH3 आपका जुड़ जाएगा। और साथ में क्या मिल जाएगा आप लोगों को H2O, वाटर आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है ईस्टिफिकेशन रिएक्शन है। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे ईस्टर मिल रहा है, क्या मिल रहा है ईस्टर मिल रहा है। सो दिस इज अ ईस्टिफिकेशन रिएक्शन। किससे बनता है ये, एल्कोहल और किसके साथ मिलेगा, एसिड के साथ। एल्कोहल और एसिड के साथ हमें ये मिल गया है। अगर मैं दूसरे टाइप का रिएक्शन कर रही हूँ यहाँ पे, यानी कि अगर मेरे पास एल्कोहल है और एल्कोहल के ऊपर मैंने एसिड एनहाइड्राइड डाला, दैट इज ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड मैंने इसके ऊपर डाला, तो यहाँ से भी मुझे क्या मिल सकता है CH3, ठीक है। C ये वाला, मतलब ये समझ लो कि एनहाइड्राइड को एज इट इज लिख दो, एनहाइड्राइड को एज इट इज लिखो और इस O के साथ आप लोग क्या जोड़ दोगे, यहाँ पे CH3 जोड़ दोगे। इसके 2 मोल्स मिलेंगे आप लोग को, क्योंकि एक तो ये वाला सेक्शन देगा, एक ये वाला सेक्शन देगा, और साथ में यहाँ भी हमें वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वाटर यहाँ पे हमें साथ में मिल जाएगा। या फिर मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे आपको दूसरा एसिड भी आप लोग को यहाँ से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है ये भी समझ लो, कैसे मिलेगा। अगर मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पे कि आप लोग का एक तो ये सेक्शन बना, ये वाला मिला एक तो सेक्शन,
ठीक है, एक तो ये सेक्शन मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, देखो इसको दो हिस्सों में तोड़ रहे हो, ये वाला बॉन्ड यहाँ से तोड़ रहे हो तो C डबल बॉन्ड O और इसके साथ CH3 जोड़ दो, ठीक है, बचा हुआ क्या है C डबल बॉन्ड O C और उसके साथ ये जोड़ दो, दैट इज योर OH। तो यहाँ से आपको एक तो क्या मिल गया, एक तो आपको ईस्टर मिल गया और आपको एक क्या मिल गया, एसिड मिल गया। तो ये भी एक ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, लेकिन ये किससे बनाया है हम लोगों ने, ये हमने बनाया है एनहाइड्राइड से। किससे बनाया है, एनहाइड्राइड से। और लास्ट में आपका रिएक्शन है, अगर आप लोगों ने, ये पहला रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है और ये तीसरा रिएक्शन है, अगर आप लोगों ने एल्कोहल को आपने एसिड क्लोराइड के साथ RC डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्ट करवाया, RC डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ पे पिरिडीन डाला जाता है थोड़ा से अमाउंट में, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, HCl बाहर आ जाएगा। क्या मिल जाएगा, HCl बाहर मिल जाएगा और यहाँ पे आपकी क्या है, ये आप लोग की क्या है, एसिड क्लोराइड। तो देखो तीनों ही रिएक्शन में आप लोगों ने क्या देखा कि तीनों ही रिएक्शन में एक में हमने एसिड लिया है, एक में एनहाइड्राइड लिया है, एक में हमने एसिड क्लोराइड लिया है, सभी में मुझे ईस्टर मिल रहा है। यू आर गेटिंग अ ईस्टर, यू आर अगेन गेटिंग अ ईस्टर एंड यू आर अगेन गेटिंग अ ईस्टर। तो सभी में हमें ईस्टर मिल रहा है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड योर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन तीन चीजों के साथ करी जा सकती है, एसिड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। रिएक्शन एल्कोहल का ही करवा रहे हैं। पहले केस में H+ यूज करा है और तीसरे केस में पिरिडीन भी डाला है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों करा है, तो ये समझना कि यहाँ पे आपने H+ क्यों लिया है और यहाँ पे आपने पिरिडीन क्यों लिया है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन यहाँ पे हमने डाला हुआ है, दिस इज योर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन कुछ इस तरीके से है। पहला रीजन है, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड हाइड्राइड इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सो दैट द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिएक्शन रिवर्सिबल रहे और देयरफॉर जो पानी आपने देखा ना, पानी बन रहा है, तो पानी जो जैसे ही बन रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल सके, तो आपने देखा था कि एसिड और एनहाइड्राइड के केस में हम लोगों ने रिएक्शन के ऊपर H+ लिखा था और वो हम इसलिए ले रहे हैं ताकि रिएक्शन क्या रहे, रिवर्सिबल बन जाए। क्या बन जाए, रिवर्सिबल बन जाए और जो वाटर बन रहा है एज अ प्रोडक्ट वो हम लोग रिमूव कर सके। तो आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बिल्कुल हर बार पूछा जाता है। और जो दूसरा क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, यार पिरिडीन क्यों यूज कर रहे हो, तो पिरिडीन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो आपको HCl एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है उसको आप लोग न्यूट्रलाइज कर दो पिरिडीन के साथ रिएक्ट करवा के और रिएक्शन राइट साइड में आपका शिफ्ट हो जाए। कहाँ शिफ्ट हो जाए, आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। देखो यहाँ पे मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ। देखो यहाँ पे ये जो वाटर बन रहा है, इस वाटर को रिमूव करवाने के लिए आप लोग H+ को यूज कर रहे हो। ये जो H+ है इसलिए आप यूज कर रहे हो। और यहाँ पे आप पिरिडीन क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि जो HCl बन रहा है, जब पिरिडीन इसके साथ रिएक्ट करवाएगा तो एसिड बेस रिएक्शन करके ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और रिएक्शन फिर से राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो रीजन पूछा जाता है कि H+ क्यों यूज कर रहे हैं, पिरिडीन क्यों यूज कर रहे हैं। ये रिएक्शन आपका क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड है, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। पहला एसिड के साथ, दूसरा एनहाइड्राइड के साथ, तीसरा एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड और एनहाइड्राइड के साथ H+ यूज किया है। H+ इसलिए यूज किया है ताकि जो वाटर रिएक्शन में बन रहा है उसको रिमूव करवाया जा सके। पिरिडीन यूज कर रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ क्योंकि पिरिडीन जो HCl बन रहा है उसके साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दे और रिएक्शन मेरा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। तो ये हमारे एसिड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की पूरी कहानी यहाँ पे एंड होती है। ठीक है, इसके बाद अगला रिएक्शन जो हमारा आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और वो रिएक्शन क्या है बच्चों, वो है आप लोग का कॉल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, या मैं बोलूंगी कॉल-बेस रिएक्शन, नॉर्मल कॉल-बेस रिएक्शन। तो कॉल-बेस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इसका हमने नाम चेंज नहीं करा है, इसका हम लोग नाम चेंज कर देते हैं। एक सेकेंड, नहीं, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ योर ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन ओनली, कि यहाँ पे ये एसिड है, ठीक है, एसिड के साथ यहाँ पे आपने एनहाइड्राइड या फिर मैं बोलूंगी ये एल्कोहल है, ये वाला आप फिनोलिक पार्ट देखो, फिनॉल के ऊपर आप लोगों ने एनहाइड्राइड डाला तो आप यहाँ पे क्या बना रहे हो, OC डबल बॉन्ड CH3, यानी कि आप इसका क्या कर रहे हो, एसिटाइलेशन कर रहे हो। और यहाँ से आप लोगों को यहाँ से क्या मिलता है, एस्पिरिन मिलती है। क्या मिलती है, एस्पिरिन मिलती है। तो पूछा जाता है एस्पिरिन मिलती किससे, बनती किससे, आपकी सैलिसिलिक एसिड से मिलती है। व्हाट इज सैलिसिलिक एसिड, अगर आपके पास COOH के साथ OH है और इसके ऊपर अगर आप C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 डालोगे तो इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा। और जब इसका एसिटाइलेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे तो COH ही रहेगा, यहाँ पे O के साथ C डबल बॉन्ड OC, ये वाला सेक्शन जो है वो आके जुड़ जाएगा और बचे हुए सेक्शन के साथ आपका वाटर जुड़ जाएगा। सो यहाँ पे आप लोग को एक ईस्टर फिर से मिल रहा है और ये भी एक काइंड ऑफ ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें हमें क्या मिल रही है, एस्पिरिन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्पिरिन की प्रिपरेशन पूछ ली जाती है। तो एस्पिरिन किससे बन रहा है, सैलिसिलिक एसिड से बन रहा है। सैलिसिलिक एसिड पे एनहाइड्राइड डाल
डाल रहे हो, H+ डाल रहे हो, वो सेम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, बस यहाँ पे आपका ये जो एल्कोहल है ना वो फिक्स कर दिया, वो सैलिसिलिक एसिड है। अब आप कहोगे मैम एसिड नाम है, पर देखो यहाँ पे OH ग्रुप भी तो लगा हुआ है, तो इसके केस में हम लोग इसको एज अ एस्टरिफिकेशन रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े। एक सेकंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली उसके ऊपर। अगला क्या है, अगला रिएक्शन हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, सेकंड रिएक्शन ये, मतलब ये एस्टरिफिकेशन के बाद जो अगला रिएक्शन है वो हमारा ल्यूकस टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूकस टेस्ट है। ये हमारा टेस्ट है जो कि यूज किया जाता है फॉर द डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेस्ट को इस्तेमाल कर लिया जाता है। क्या होता है यहाँ पे, आप लोग का ल्यूकस रिएजेंट पहले याद रखो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2। तो यहाँ पे आपके जो ल्यूकस टेस्ट है ये आपका बेसिकली रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बता रहा होता है कि किसके साथ रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और किसके साथ रिएक्टिविटी यहाँ पे कम होगी फॉर योर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड योर टर्शरी एल्कोहल। तो यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, एल्कोहल्स अगर मैं बात करूँ, योर डिफरेंट एल्कोहल्स आर लेस सोल्यूबल एंड सम आर मोर सोल्यूबल। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की समरी इसकी लिख देती हूँ ल्यूकस टेस्ट के लिए क्या होती है। सो लेट अस टॉक अबाउट ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस टेस्ट एक टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। एजेंट क्या है यहाँ पे मेरा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और ZnCl2 आपका ल्यूकस रिएजेंट होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा फास्ट यहाँ पे कौन सा होता है, प्राइमरी, टर्शियरी अल्कोहल सबसे फास्ट देंगे, ये 5 मिनट में रिएक्ट करता है और ये आपका नो रिएक्शन देता है। क्या रिएक्ट करेगा, जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा ये आपकी इमीडिएटली टर्बिडिटी यानी कि कुछ अनक्लियर सा सोल्यूशन इसके अंदर कुछ बनने लगता है, PPT काइंड ऑफ, ये 5 मिनट में देता है और ये देता ही नहीं है। तो अगर ल्यूकस टेस्ट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो रिएक्टिविटी क्या होती है एल्कोहल की, याद रखना है आप लोग का ऑर्डर क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा टर्शरी का, फिर सेकेंडरी अल्कोहल का और फिर प्राइमरी अल्कोहल का। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑफ योर ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट के साथ ये हमारी रिएक्टिविटी जो है वो पाई जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है सभी लोग को इतनी बातें, ठीक है, आगे बढ़े। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। और अगली चीज क्या है आपकी, अगला है रिएक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये तो हमने अल्कोहल बनाया था एल्कीन से, अगर अल्कोहल से मेरे को एल्कीन बनानी है तो क्या करोगे, अगर आपके पास अल्कोहल है, ये तो नॉर्मल अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ से तो अगर आप H+ डाल रहे हो, सो आपका क्या होता है कि बेसिकली ये जो H है ये अपना यहाँ पे रिएक्शन देता है और ये आपका निकल जाता है। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है कुल मिला के तो, बट अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, अगर आपके पास OH है तो आपको देखना है कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, ये अल्फा कार्बन है और इसके जो जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी एल्कीन बन सकते हैं, यहाँ पे एक ही है तो आपकी एक एल्कीन ये बन जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड योर डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, ये वाला एल्कोहल है, तो यहाँ से आप लोग की और इसके पास एक और एल्कोहल ये भी है, तो कितनी यहाँ पे आपकी एल्कीन बन सकती है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये है आपके पास, एक हाइड्रोजन ये है, तो आपके पास दो आपके पास एल्कीन बन सकती है। पहली एल्कीन आपके पास बनेगी कौन सी, इस वाले हाइड्रोजन को यूज करके यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी, और दूसरी एल्कीन आपको कौन सी मिलेगी, इस वाले हाइड्रोजन को यूज करके आपको एल्कीन यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर से कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिसके पास मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है इसके पास, 2 है, ये आपका अल्फा कार्बन है और यहाँ पे ये भी अल्फा कार्बन है। जो आपके डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन है वो आपका अल्फा कार्बन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी आपके 3 हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन थे इस कार्बन के पास, इस वाले कंपाउंड के पास 2, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये। दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर प्रोडक्ट। तो जब भी आप लोग को यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आएगा, अल्कोहल से आप लोग को एल्कीन बनाने का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। तो आप लोग को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व कर दो। अगर आपके पास ये है, ठीक है, ये कंपाउंड आपके पास, और इसके ऊपर अगर आपने इसके ऊपर H+ डाल दिया तो बताइए कि, या फिर मैं बोलूँ यहाँ पे आप लोगों ने ठीक है H+ डाल के आपने हीट कर दिया, तो आपको यहाँ से क्या मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, नाम बता दो, जल्दी से नाम बता दो क्या मेजर प्रोडक्ट मिल रहा होगा। बोलो बोलो बोलो।
चलिए तो क्या होगा यहाँ पे, देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो एक तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक तो ये अल्फा हाइड्रोजन है और एक ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दो टाइप की एल्कीन बन सकते हैं यहाँ से। तो पहले एल्कीन क्या बनेगी आपकी, पहली एल्कीन बन जाएगी ये वाली जिसमें आपका यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, और दूसरी एल्कीन आपकी क्या बन जाएगी, ये वाली जहाँ पे कार्बन लगा हुआ है। अब आपको बताना है दोनों में से मेजर कौन सा है, क्योंकि दो अल्फा हाइड्रोजन है तो दोनों से आपने एक साइड इधर एल्कीन बना दी, एक साइड इधर बना दी, ठीक है। मेजर देखना है क्या है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे आपके पास 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए हैं आपके पास, 5। सो मेजर कौन सी होगी, ये वाली मेजर होगी, इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। सो यू आर हैविंग पेंट 2 इन एंड दिस इज योर, लगेगा मेजर, लगेगा 330, ठीक है। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारी मेजर बन जाएगी। तो आप लोगों को जब भी इसको क्या बोला जाता है, ये हमारे को मेजर मोड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमेशा हमारी मेजर बन रही होगी। जैसे वहां पे हमने अल्कोहल के केस में भी तो यही देखा था कि स्टेबल अल्कोहल बन रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल से आपको स्टेबल अल्कोहल मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अल्कोहल से जब एल्कीन बना रहे हो तो यहाँ पे भी आपको स्टेबल एल्कीन को देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ से हमारा फिर लास्ट रिएक्शन जो होता है, उससे पहले एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन कर रहे हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन यानी कि प्रोपीन के ऊपर अगर आपने H+ डाल दिया है तो क्या मिलेगा आपको, कौन सा अल्कोहल मिलेगा। अभी मैंने शायद आप लोगों को बता दिया है, हीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम हाइड्रेशन कर रहे हैं केवल। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन अगर आप कर रहे हो तो क्या मिलेगा, बताइए क्या मिलेगा, बोलो बोलो बोलो। यस, सो देख लो, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। तो अल्कोहल आपको यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो ये मिलेगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर ए, यस ऑप्शन नंबर ए मेरे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए सो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे लास्ट के कुछ रिएक्शंस बचते हैं जो कि हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन जैसे रिडक्शन हमने सीखा था, रिडक्शन हमने किया था आपके कार्बोनिल कंपाउंड का, तो आपको क्या मिल गया था, अल्कोहल। तो अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, देखो आपको पता होना चाहिए अल्कोहल के बाद आते हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज योर एल्डिहाइड कीटोन, और उसके बाद इनको भी ऑक्सीडाइज कर दोगे तो मिल जाएगा एसिड, ठीक है। तो अगर आप लोग को अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन पे ही रोकना है तो आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, जो कि क्या क्या होते हैं। देखो अगर आप लोग प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो और इसके ऊपर अगर आप लोग PCC डालते हो तो आपको मिलता है, याद रखना, एल्डिहाइड, ठीक है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आप लोग CrO3 एक अच्छा एजेंट होता है और यहाँ से आपको मिल जाता है कीटोन, ठीक है। और याद रखना टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक सेट ऑफ ऑक्सीडेशन तो ये करते हैं रिएजेंट, दूसरा सेट क्या है, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर कॉपर डाला एट 573 केल्विन तो भी आप लोग को यहाँ से एल्डिहाइड ही मिलता है। अगर आप लोगों ने सेकेंडरी अल्कोहल के ऊपर कॉपर डाला एट 573 केल्विन तो यहाँ से आपको कीटोन मिल जाएगा। और याद रखना यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल भी रिएक्शन दे देते हैं, क्या देते हैं, अगर इनके ऊपर आपने कॉपर डाला एट 573 केल्विन तो यहाँ से आपको एल्कीन मिलती है, क्या मिलती है, एल्कीन मिल जाती है। तो ये आपके यहाँ से ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस हो जाते हैं। तो आप लोग को ये रिएजेंट्स याद रखने हैं, PCC है, CrO3 है और कॉपर है 573 केल्विन पे, क्योंकि ये आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन देंगे। अगर आप लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल के, वो तो फिर अल्कोहल का रिएक्शन हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर अगर आपने KMNO4 डाल दिया या फिर K2Cr2O7 डाल दिया तो यहाँ से आपको डायरेक्टली एसिड मिल जाता है, क्योंकि ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो मैंने आप लोग को बताए हैं ये सारे आप लोग की क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ताकि आप लोग को कार्बोनिल कंपाउंड दे दें, ठीक है। क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपके ये हो जाएंगे, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप लोग को ये एजेंट्स याद रखना है, क्योंकि आपको रिएजेंट्स ही दे दिए जाएंगे और आपको रिएक्शन पूछ लिया जाएगा। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस रिएजेंट और इससे आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्लीवेज हो जाती है
फॉर योर OH बॉन्ड, ठीक है। सो यहाँ से हमारे सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस एल्कोहल के जनरली कंप्लीट हो जाते हैं। थोड़े से रिएक्शंस बच रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। तो जल्दी से आप लोग एक बार चार्ट बॉक्स में डालेंगे, आप लोग रेडी हो मेरे साथ ये नेक्स्ट सेक्शन करने के लिए, और इसके बाद हम लोग बस थोड़ा सा पोर्शन बच रहा है ईथर का, और फिर हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से एक बार चार्ट बॉक्स में जितने भी बच्चे अभी कनेक्ट करें सेशन को, एक बार लाइक जरूर कर देंगे। ऑलराइट बच्चों, सो यहाँ तक हम लोगों ने अभी कर लिया था, अब इसके आगे हम लोग कर रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। जल्दी से एक बार सारे सेशन को एक बार पहले लाइक करोगे, राइट। चलो ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स हम स्टार्ट करें। बहुत सिंपल है, ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। फिनॉल्स की बात अगर मैं करूं, तो फिनॉल्स की अगर मैं बात कर रही हूं, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात आप समझ सकते हो यहाँ पे, अगर मैं फिनॉल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, अगर मैं फिनॉल की बात कर रही हूँ, सो यू हैव दिस फिनॉल, और ये क्या है, एक OH ग्रुप है, और जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है और यहाँ पे बनता है, तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ पे अटैक करेंगे, या तो यहाँ पे करेंगे या तो यहाँ पे करेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप कर रहे हो फिनॉल का, तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, जिसमें सबसे पहला केस है आप लोग का नाइट्रेशन का। नाइट्रेशन के केस में क्या होगा, आप लोग को नाइट्रेशन के केस में अगर आपने डाइल्यूट HNO3 यूज किया, तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, नॉर्मल ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा OH के साथ, और मेजर आपका पैरा हो जाएगा। लेकिन अगर इसके केस में आपने कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा पिक्रिक एसिड, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। समझ गए। तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप लोगों ने डाइल्यूट HNO3 यूज किया है, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने गलती से कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर लिया, और यहीं पे वो आपके साथ खेल जाएगा, क्योंकि वो आपके रिएजेंट्स में कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट मेंशन कर देगा। तो कंसंट्रेटेड है तो आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, और अगर डाइल्यूट है आपका, तो ऑर्थो और पैरा आपको प्रोडक्ट यहां से मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे अगर मैं बात करूं, तो सेकंड आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, नाइट्रेशन में एक और केस होता है, वो केस क्या है कि आप लोगों का कौन सा ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल है, कौन सा ज्यादा आपका स्टीम वॉलेटाइल है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये आपका इंट्रामोलिक्यूलर है, ये आपका इंटरमोलिक्यूलर। जल्दी से बताइए, इंट्रामोलिक्यूलर मतलब कि मॉलिक्यूल के अंदर H बॉन्डिंग हो रही है, देखो खुद ब खुद अंदर ही H बॉन्डिंग हो रही है, और यहाँ पे मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हो रही है तो ये इंटरमोलिक्यूलर है, और जब आपस में है तो इंट्रामोलिक्यूलर। तो जल्दी से बताओ, इनमें से ज्यादा स्टीम वॉलेटाइल कौन होगा, यानी कि किसको ज्यादा आसानी से आप लोग बॉयल ऑफ कर सकते हैं, बताइए किसको ज्यादा आसानी से आप लोग बॉयल ऑफ कर सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। यस, तो ज्यादा कौन होगा, ऑर्थो वाला। क्या होगा, ऑर्थो वाला आपका क्या होगा, मोर स्टीम वॉलेटाइल होगा। मतलब मैं बोलूंगी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होगा, यानी कि इजीली ये आपका क्या होगा, बॉयल ऑफ हो जाएगा। तो ऑर्थो वाला आपका ज्यादा होगा पैरा से, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा, और ये क्या होगा, मोर स्टीम वॉलेटाइल। याद रखना क्या होगा, मोर स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगा आपका ऑर्थो वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग। क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग यहाँ से ध्यान रख लेंगे, ठीक है बच्चों। सो ये बात यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है नाइट्रेशन की। फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं, और दूसरी कैटेगरी हमारी क्या, हेलोजिनेशन। अगर हेलोजिनेशन करना है, अगर आप Br2SCH2 यानी कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ यूज करोगे, तो आप लोग को नॉर्मल ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने फिनॉल का रिएक्शन यहाँ पे Br2 वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ कर दिया, यानी कि H2O के साथ कर दिया, तो यहाँ पर फिर से आपको क्या मिल जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल, Br और Br। तो यहां से याद रखना, अगर आपने वाटर के साथ किया तो ट्राइब्रोमो मिलेगा, अगर CH2 के साथ किया तो ऑर्थो और पैरा मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका फ्रीडल क्राफ्ट, अगला है हमारा कॉल बेस रिएक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप लोगों के पास फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर आपने NaOH डाला, तो पहले आपका ये ONA बना, एल्कोक्साइड बना। फिर जैसे ही देखो, याद रखो, जब भी CO2 डल गया है ना, तो आपको हमेशा एसिड ही मिल रहा होगा। क्या मिल गया, सैलिसिलिक एसिड। क्या मिल गया, सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, इस सैलिसिलिक एसिड के ऊपर अगर मैंने ये डाल दिया एनहाइड्राइड और पिरिडीन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग को इसके आगे का रिएक्शन, ये चेन ऑफ रिएक्शन के लिए काम करेगा। तो C डबल बॉन्ड
बॉन्ड O CH3 और यहाँ से COOH एंड दिस इज अगेन योर एस्पिरिन। तो आपको एस्पिरिन कभी अगर आपको फिनॉल से बनानी है तो पहले उसके ऊपर NaOH डालोगे, फिर उसके ऊपर CO2 डालोगे और फिर उसके ऊपर एनहाइड्राइड डालोगे तो आपको एस्पिरिन भी मिल जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे ही रोक दिया तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। दिस इज योर सैलिसिलिक एसिड एंड दिस रिएक्शन टू ऑब्टेन योर सैलिसिलिक एसिड इज कॉल्ड योर कॉल बेस रिएक्शन। कॉल बेस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा कॉल बेस रिएक्शन है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज योर रिमर-टिमन रिएक्शन। सो रिमर-टिमन रिएक्शन में आपको क्या मिल रही है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो सैलिसिलिक एसिड आपको मिल रहा है कॉल बेस से और सैलिसिलिक एल्डिहाइड आपको मिल रही है रिमर-टिमन रिएक्शन से। फिनॉल के ऊपर अगर मैं CHCl3 और एक्वस NaOH डालूंगी तो ये एक इंटरमीडिएट बनता है और इसके ऊपर वापस से NaOH डालोगे तो आपको OH के साथ ऑर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है इंटरमीडिएट आपका क्या होती है, इंटरमीडिएट जो अटैक कर रही है वो होती है कार्बीन। कार्बीन बनती है यहाँ पे, क्या बनती है, कार्बीन बनती है। कुछ ऐसी आपकी कार्बीन जो है वो यहाँ पे आपकी बन जाती है, राइट। सो कार्बीन इज फॉर्म। तो याद रखना है कॉल बेस में क्या बन रहा है, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। CHCl3 और NaOH अगर यूज कर रहे हो तो आपको रिमर-टिमन रिएक्शन मिल रहा है और उसमें आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिल रही है। दोनों इंपॉर्टेंट है, एसिड भी और एल्डिहाइड भी, याद रख लेना इस चीज को। ठीक है, ऑलराइट। सो ये हमारी हो जाती है इसकी बात। और उसके बाद हमारा आखिरी रिएक्शन, आखिरी नहीं है, सेकंड आखिरी रिएक्शन है। अगर आपने फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये रिड्यूस हो जाएगा और आपको डायरेक्टली बेंजीन मिल जाएगी, जिंक डस्ट बोल देते हैं इसको। और लास्ट है, अगर आपने इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर मैंने कर दिया, ये यहाँ पे नहीं है, ऑलराइट, ये हमारा, ऑलराइट, तो ये हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं रिएक्शंस फॉर योर फिनॉल। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले में हम लोगों ने क्या किया था, एक बार रिवाइज करो, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, द फर्स्ट रिएक्शन इज योर रिएक्शन विद योर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम लोगों ने रिएक्शन जो करे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है, एक बार लिख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे सीखा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपने नाइट्रेशन किया है। ठीक है, फिर आप लोगों ने क्या किया है, दूसरा आप लोगों ने नाइट्रेशन के बाद क्या किया था, जल्दी से बताओ, नाइट्रेशन के बाद हेलोजिनेशन किया है। ठीक है, हेलोजिनेशन करा है। ठीक है, हेलोजिनेशन कर दिया है। और फिर तीसरा बोलो, और भी कुछ किया है, बोलो 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 बोलो, कुछ और किया है, याद करो जल्दी से यार, इतने सारे काम कर रहे हो, याद नहीं कर रहे हो। सब कुछ करोगे पर याद नहीं करोगे, क्या करोगे, सब कुछ करोगे पर याद नहीं। नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन दो ही करे हैं, राइट, हमने दो ही करे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, कॉल बेस रिएक्शन किया है। सो हम लोगों ने कुल मिला के यहाँ पे ना 4 बातें करी हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नाइट्रेशन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हेलोजिनेशन कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, कॉल बेस रिएक्शन करा है, जिसमें हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया। उसके बाद हमने रिमर-टिमन रिएक्शन किया है। रिमर-टिमन रिएक्शन में हम लोगों ने सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिला है। और फिर हम लोगों ने क्या किया है, रिडक्शन विद जिंक डस्ट। ये हमारे 5 रिएक्शंस है फॉर योर फिनॉल्स। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ आपके कमर्शियली इंपॉर्टेंट एसिड्स आ जाते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, कमर्शियली इंपॉर्टेंट एसिड्स हमारे आ जाते हैं एल्कोहल्स, जो कि हमारा इथेनॉल और आपका मीथेनॉल। तो सबसे पहले मीथेनॉल की बात करो तो मीथेनॉल का एक और नाम होता है जिसका नाम होता है वुड स्पिरिट। इसको वुड स्पिरिट भी बोला जाता है क्योंकि ये वुड डिस्टिलेशन ऑफ वुड से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड है, कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है कलरलेस लिक्विड है, जो कि बॉयल होता है 337 केल्विन पे, हाईली पॉइजनस है। अच्छा, आप बोलोगे कि मैम जो कंज्यूमेबल एल्कोहल होता है क्या वो मीथेनॉल होता है, तो मैं बोलूंगी नहीं, मीथेनॉल आपका हाईली पॉइजनस होता है, तो मीथेनॉल इज नॉट कंज्यूमेबल, राइट। तो अगर आपने इसको इवन स्मॉल क्वांटिटी में भी कंज्यूम कर लिया तो आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है एंड इवन आप लोग की मतलब किसी की डेथ भी हो सकती है, राइट। सो हम लोगों को मीथेनॉल इज नॉट कंज्यूमेबल एंड इट इज जस्ट यूज एज अ सॉल्वेंट इन पेंट या फिर फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए भी काम किया जाता है। ठीक है, तो ये मीथेनॉल की बात है। इसके बाद फिर हमारा दूसरा आता है एल्कोहल कमर्शियली इंपॉर्टेंट, दैट इज योर इथेनॉल। सो इथेनॉल की अगर बात करी जाए तो इसको फर्मेंटेशन से बनाया जाता था। सबसे पहले शुगर्स को फर्मेंट करते थे तो उससे ये बनता था, जिससे शुगर्स को कन्वर्ट कर देते थे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यहाँ पे याद रखना एंजाइम क्या था, इन्वर्टेज एंजाइम यूज किया जाता था शुगर से जब इसको बनाते थे। इसके बाद इसका हमने फर्मेंटेशन ग्लूकोज और फ्रक्टोज से करने लगे और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यहाँ पे जाइमेज। ठीक है, तो सबसे पहले शुगर से जब नॉर्मल पुरानी मोलासिस से जब
जब करते थे तो आप यहाँ पे इन्वर्टेज यूज करते थे, फिर जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से करने लगे तो आप लोग यहाँ पे जाइमेज से एंजाइम यूज करने लगे हो। और जो इसका ये जो फर्मेंटेशन है ये आपकी एनारोबिक कंडीशन में करवाया जाता है, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करवाया जाता है। क्यों इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करवाया जाता है? और यहाँ पे जो आपका एंजाइम है वो जाइमेज ही है, ठीक है। सो अगर एयर यहाँ पे घुस जाएगी इस मिक्सचर में तो जो ऑक्सीजन है वो आपकी इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है, राइट, एल्कोहल्स का। तो अगर आपको ये किस में यूज करना है? एनारोबिक में। अगर आपने यहाँ पे एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दिया तो आपका जो इथेनॉल है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपका जो टेस्ट है उसको टार्निश कर देता है। कभी कभी ये जो एल्कोहल है यहाँ पे भी एक कलरलेस लिक्विड है और ये भी सॉल्वेंट की तरीके से यूज किया जाता है आपकी पेंट इंडस्ट्री में। ये अगर इसको आपको अनफिट करना है, जिसको बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल, तो डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल आप कैसे करते हो? जब इसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर देते हो और आप पिरिडीन ऐड कर देते हो। कॉपर सल्फेट क्यों ऐड करते हो? ताकि इसका कलर खराब हो जाए, उसको कुछ कलर आ जाता है, येलोइश सा कलर हो जाता है। और पिरिडीन क्यों डाल देते हैं इसमें? ताकि आपकी स्मेल इसमें एक खराब सी आ जाए। तो डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है? इट इज द प्रोसेस जिसमें हम एल्कोहल को अनफिट बना रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं उसमें कॉपर सल्फेट और पिरिडीन डाल देते हैं। कॉपर सल्फेट से उसका कलर चेंज हो जाता है और पिरिडीन से उसमें एक स्मेल आ जाती है। सो दिस इज योर इथेनॉल, राइट। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक आज का है, दैट इज योर ईथर। ईथर की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, कैसी तरीके से हो सकती है? सबसे पहला तरीका है ईथर की प्रिपरेशन करने का फ्रॉम योर एल्कीन्स। तो अगर एल्कीन्स के थ्रू करना है, दो तरीके हैं। देखो यहाँ पे आपका रिएजेंट दोनों में H2SO4 है, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अगर 443 केल्विन अगर हाई टेम्परेचर है, अगर आपने रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे कर दिया फ्रॉम योर एल्कोहल्स, तो आप लोगों को यहाँ पे एल्कीन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको 413 केल्विन पे किया, लो टेम्परेचर पे किया, तो यहाँ पे आप लोग को एक ईथर मिल जाएगा। याद रखना है ये जो मेथड है इससे केवल आप सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हो, यार सिमेट्रिकल ईथर ही बना सकते हो, यानी कि आपके दोनों ये ग्रुप सेम ही हो सकता है, अलग अलग ग्रुप का ईथर नहीं बन सकता है। सो सबसे पहली बात यहाँ पे इस रिएक्शन में आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है। 443 केल्विन अगर टेम्परेचर ले लिया तो एल्कीन बन जाएगा, तो लो टेम्परेचर पे होगा और लेस हिंडर्ड ग्रुप्स चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? ये जो ग्रुप्स हैं ये आपके प्राइमरी होने चाहिए, प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। और साथ में ये आपका लो टेम्परेचर, ज्यादा भी लो नहीं होना चाहिए, जो दे रखा है वही रेंज होनी चाहिए। लो टेम्परेचर और प्राइमरी एल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पे आप लोग सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हो यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। इसके बाद अगला मेथड है जो आपकी सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ से हो गया है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है आपको कि आपके ईथर वही बना सकते हो जिनके प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है। क्या यूज कर सकते हो? प्राइमरी एल्काइल ग्रुप से अनहिंडर्ड होना चाहिए और टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए, अदरवाइज आपकी एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी ये बात मैंने आप लोग को बता दी है। दूसरा मेथड हमारे यहाँ से आ जाता है, दैट इज योर, और ये रिएक्शन आपका SN1 पाथवे फॉलो कर जाएगा अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी, मतलब वही बात है, अगर आपने सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स ले लिए तो ये SN2, अभी ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, याद रखना SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स ले लिए, जो R ग्रुप है, द R ग्रुप ऑफ दिस एल्कोहल शुड बी प्राइमरी ओनली, याद रखना ये प्राइमरी होना चाहिए, ठीक है, इस मेथड के लिए। इसके बाद हमारा दूसरा मेथड आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर विलियमसन सिंथेसिस। इसमें याद रखना कि यहाँ से आप लोग सेकेंडरी और टर्शरी कंटेनिंग ईथर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप दो चीज लेते हो, RX लेते हो और क्या लेते हो? RONA, क्या लेते हो? RONA लेते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या यूज करना है कि आप लोगों को ईथर मिल जाए? जल्दी से बताइए क्या यूज करोगे? तो यहाँ से जब इसका रिएक्शन होगा तो यहाँ से आपको ROR और आपको क्या मिल जाएगा? NaX, बचा हुआ जो सोडियम है वो आपको NaX के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं इसकी समरी दूं आप लोगों को, समरी इसकी हम कर सकते हैं क्या कि आप लोगों को ये यहाँ पे बस मेक श्योर करना है। देखो यहाँ पे आप सेकेंडरी और टर्शरी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? अगर आप लोगों के पास RX है और RONA है, तो आप अगर इसको दोनों को प्राइमरी ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, प्राइमरी ईथर ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको प्राइमरी ले रहे हो और इसको आप सेकेंडरी और टर्शरी कुछ भी ले सकते हो, तो भी आप लोग को एक ईथर मिलेगा जो कि आपका सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल ग्रुप्स को कंटेन कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने गलती से इसको सेकेंडरी और टर्शरी ले लिया और इसको प्राइमरी भी ले लिया, तो आपका ये रिएक्शन एल्कीन दे देगा, फिर से ये आपको एल्कीन दे देगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि ये जो RX है ये आपको हमेशा प्राइमरी लेना है, ये हमेशा आप लोग को प्राइमरी ही लेना है। तो जैसे आपने यहाँ पे टर्शरी ईथर बनाया, क्योंकि टर्शरी ग्रुप लगा रखा है, तो ये टर्शरी ग्रुप हमेशा ONA के साथ जुड़ेगा, ये एल्काइल हैलाइड के साथ हमेशा आपका प्राइमरी ग्रुप ही जुड़ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को
ठीक है। सो अगर आप लोगों को यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस में भी अगर आपको मिक्सचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स के साथ ग्रुप ईथर बनाना है तो आपको जो RX ग्रुप है वो आप लोगों को प्राइमरी ही लेना है, उसके साथ जो RONA ग्रुप है उसमें आप लोग अपना सेकेंडरी या टर्शियरी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको लिख सकती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये बनाना है, अगर आप लोगों को ये बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको ये बनाना है, तो आप ये किससे बना सकते हो, तो आप लोगों को ये जो प्राइमरी वाला ग्रुप है ये तो आप लोग X के साथ जोड़ोगे, और जो आपका दूसरा ग्रुप है ये वाला जो ग्रुप है बड़े वाला ग्रुप है ये आप लोग ONA के साथ जोड़ दो, तो यहाँ से आप लोग को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा या तो आपको रिएक्टेंट्स पूछ लेंगे, आपको प्रोडक्ट पूछ लेंगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि एल्काइल हैलाइड के साथ हमेशा प्राइमरी लोगे, इसके साथ आप लोग सेकेंडरी टर्शियरी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारी प्रिपरेशन ऑफ ईथर हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा आपसे पेपर में, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट में अगर मैं बात करूं तो लास्ट में हमारी जो बात है, अगर फिनॉल्स को बनाना है, अगर फिनॉल्स को आपको कन्वर्ट करना है, फिनॉल वाला ईथर चाहिए, तो आप देखो फिनॉल वाला ईथर भी चाहिए, तो आपने ONA के साथ जो है ये ONA के साथ आपने RX, ये तो आपने प्राइमरी हैलाइड यूज करी है ना, ये वाला आप लोगों ने ईथर लिया है। अगर आपको फिनॉल का ईथर चाहिए कुल मिला के तो आपको फिनॉल के साथ ONA लगा दो और यहाँ पे आप लोग RX ले लो, तो यहाँ से आपको फिनॉल वाला ईथर मिल जाएगा, ठीक है, OR ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये बनाना है, अगर आपने फिनॉल यानी कि आपने ये सोचा कि RX के साथ में यहाँ पे मतलब कि क्लोरोबेंजीन और कोई और मिथाइल क्लोराइड को या फिर मिथाइल एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दूंगा, तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को जो एल्काइल हैलाइड वाला सेक्शन है वो सिंपल रखना है और जो दूसरा सेक्शन है उसको आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो Na के साथ जुड़ा हुआ है उसको आप लोग बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर विलियमसन सिंथेसिस एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट थिंग ऑफ योर केमिकल रिएक्शन, दैट इज सबसे बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये आपका ईथर का बॉन्ड कैसे टूटेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ईथर्स आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, काफी कम रिएक्टिव होते हैं, इनको अगर तोड़ना है, अगर आपको रिएक्शन करना है तो आप हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हो, अगर आपके पास ROR ग्रुप है, CH3OCH3 है, इसके ऊपर अगर आपने HCl डाल दिया तो यहाँ से आपका ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH3OH बन जाएगा एक साइड और एक CH3Cl बन जाएगा, तो आपको एक एल्कोहल और एक एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ये देखो ये तब है जब आपका ये सिमेट्रिकल है, दोनों के दोनों ग्रुप सेम है, किसी के साथ भी कुछ भी जोड़ दो। अगर आप लोग के ग्रुप्स अलग हैं, फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है और एक आपके पास ऐसा एल्कोहल है, तो यहाँ पे ये आपका सेकेंडरी ग्रुप है और यहाँ पे आपका एक प्राइमरी ग्रुप है, तो इसके केस में कैसे जोड़ोगे, अगर आपने इसके ऊपर HCl डाला तो हमेशा याद रखो कि यार एल्काइल हैलाइड के साथ ना छोटा छोटा ही बनेगा, जो छोटा है कम अनहिंडर्ड है वो वाला ग्रुप ही आपका Cl के साथ जुड़ेगा, तो आपका Cl के साथ क्या जुड़ेगा, यहाँ पे Cl के साथ आपका नॉर्मल प्राइमरी वाला जुड़ेगा और जो दूसरे वाला है वो आपका क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। तो जब भी देखो जोड़ना है, जोड़ते टाइम भी इस चीज को ध्यान में रखो कि यार RX के साथ छोटा ग्रुप रखना है, जब तोड़ना है तो भी ध्यान रखो RX के साथ छोटा ग्रुप रखना है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखोगे तो आप लोग ये तोड़ने वाले रिएक्शन भी ईथर के कर लोगे और जोड़ने वाले भी कर लोगे। प्रिपरेशन में भी सेम चीज का ध्यान रखना है और क्लीवेज में भी सेम चीज का आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही हम लोग आखिरी रिएक्शन पे आ जाते हैं, इसके बाद दैट इज योर सेम रिएक्शन। अगर सेम क्लीव कर रहे हो तो वो भी सेम मैनर में ही हम लोग के क्लीव होंगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये RX के साथ जनरली आपका लोअर एल्काइल ग्रुप जाएगा, ठीक है, और इसके साथ आपका हाइयर जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एंड करेंगे, तो हमारा एंड क्या आएगा लास्ट का, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ईथर क्या है, ईथर इज अगेन योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो ये भी आपका क्या होगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। Br2 इथेनॉल वाटर के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जिसमें आपका मेजर हमेशा पैरा ही बनेगा। Br2 इज योर हेलोजिनेशन। लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर आप इसका कर रहे हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर आप एनहाइड्राइड CH2 के साथ यहाँ पे रिएक्शन करोगे तो आपको CH3Cl है तो ये ऑर्थो और पैरा पे जुड़ गया है, और अगर CH3COCl है तो ये COCH3 भी ऑर्थो पैरा पे जुड़ गया है, जिसमें पैरा वाला आपका मेजर हो जाएगा। तो ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी अलग बात नहीं है। विद दैट ये चैप्टर हमारा एंड होगा, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इस चैप्टर में देखो ज्यादातर ना रिएक्शंस ही पूछे जाएंगे, ज्यादातर आपको रिएजेंट्स पूछे जाएंगे। तो जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला जो लास्ट में समरीज दी हैं उनका आप लोग को ध्यान रखना है। प्लस ऑर्गेनिक कभी भी थ्योरी से पूरी हमें आती नहीं है, थ्योरी से हम लोग को 50-60% दिमाग में रिटेन होता है, लेकिन अगर हमें पूरी की पूरी थ्योरी समझनी है तो उसके लिए आप लोग को क्या करने की जरूरत है, उसके लिए आप लोगों को
उसके लिए आप लोगों को पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो आता है क्वेश्चन से। तो उसके लिए आप लोग के लिए डीपीपी का सेशन मैं आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले 2 क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को घर के लिए देना चाहती हूँ। एंड वो 2 क्वेश्चन क्या है, ये एक आखिरी रिएक्शन नाइट्रेशन का, ऑर्थो और पैरा ये भी हमारा जुड़ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर इस रिएक्शन में आपने HI डाल दिया, इसके ऊपर अगर आपने HI डाल दिया तो आपको बताना है कि आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब कि आपको क्या मिलेगा इसको तोड़ने के बाद, ठीक है। जल्दी से आप लोग ये इसको मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे #1 के साथ। और सेकंड है क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 #2 के साथ कि आयुपेक नेम बताना है अगर प्रोपेनॉन यानी कि कीटोन को मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अगर कीटोन को रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा। तो ये आप लोग को #2 है। ये 2 होमवर्क क्वेश्चंस है जो मैं आप लोग को दे रही हूँ, आप सभी लोग मुझे इसको सॉल्व करके बताओगे और फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। सारे के सारे बच्चे प्लीज इसके नोट्स बना लेंगे, जितना भी मैंने आपको ये पूरा चैप्टर बताया। इट इज सो मच, आई नो इट इज अ बिग चैप्टर, टू मच टू टेक इन, बट यू हैव टू टेक इन, क्योंकि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और इसके नोट्स जरूर बना लेना। जो सब कुछ मैंने बोला इसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस चैप्टर। इसकी जो PDF है ये आपको ऐप पे मिल जाएगी। सारे के सारे ये जो 2 क्वेश्चन है इनका जरा कमेंट बॉक्स में आंसर करना और मुझे मिलना नेक्स्ट सेशन में। सारे के सारे बच्चे इस सेशन को जरूर लाइक करके जाएंगे ताकि बच्चों को और भी नोटिफिकेशन मिल सके ऐसे सेशन के बारे में। ऑल्सो अगर आप लोग को पूरी क्लास 12th की तैयारी हम लोग के साथ करनी है तो उसके लिए बैच बच्चों आपका लॉन्च हो चुका है। हालांकि ये बैच जो है, जो प्राइस है ये आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन अगर इस पे आप कोड WIFI13 यूज करोगे तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और इस पे आपको 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्सो ये प्राइस आपका बच्चों 12 मंथ्स का है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग इस बैच में 2 महीने के लिए भी इनरोल कर सकते हो, 9 महीनों के लिए भी कर सकते हो, 12 महीने के लिए भी कर सकते हो। 2 महीने के लिए आप ट्राई करके देख सकते हो। तो ये बैच हमारा 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक भी इस बैच में इनरोल नहीं करा है तो आप लोग प्लीज इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरी तैयारी करेंगे, एक बार आप देख लीजिए कैसे आप लोग को इनरोल करना है। अगर आप ऑल कोर्सेज में जाओगे अड्डा 24/7 में और स्कूल के सेक्शन पे जाओगे या CBSE क्लास बोर्ड पे जाओगे तो आपका ये जो सेकंड सेक्शन है दैट इज फॉर योर साइंस। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको 2 महीने का लेना है तो 2 मंथ्स के हिसाब से आपका ये प्राइस जो है वो कम हो गया, 2499 हो गया है और ये और भी कम हो जाता है अगर आप यहाँ पे व्यू ऑफर्स पे जाके जो कोड है वो लगा दो। अगर जैसे Y513 ये कोड आप लोग को अप्लाई करना है तो ये जो प्राइस है 2000 है। सो 2000 इज 2000 रुपए आपके 4 सब्जेक्ट के लिए 2 महीने के कितने पड़ते हैं 2000, 1 महीने के 1000 पड़ता है और 1000 रुपए में आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 200 रुपए में 1 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुल मिला के तो बहुत ही सस्ता है आई थिंक, अगर इकोनॉमिकली भी मैं बात करूं। और आप ट्राई कर सकते हो। तो जितने भी बच्चे हैं 31 से यहाँ पे हम शुरुआत से एक चैप्टर को उठाना शुरू करेंगे तो आई थिंक हर बच्चे को इसमें बिल्कुल आना चाहिए। पूरा चैप्टर होगा, DPP होंगे, क्वेश्चन होंगे, सेक्शंस में होगा, वहाँ पे ऑब्वियसली क्लासेस में होगा, 1 शॉट नहीं होगा। वहाँ पे हम लोग बारी से एक चैप्टर को करेंगे। तो आप सभी जितने भी क्लास 12 के बच्चे हैं इस बैच में जरूर एनरोल करिए और कोई भी आपको दिक्कत है तो आप लोग को गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप भर सकते हो मेरे नाम से ताकि मैं आपको कॉल करके हेल्प आउट कर सकूं। आयुषी मैम माय नेम। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन। जल्दी से सभी के सभी सेशन को लाइक और शेयर करके जाना, कमेंट करके जाना सेशन पसंद आया तो, और क्वेश्चंस का आंसर भी जरूर कमेंट करिएगा, राइट। चलिए, सो लेट मी गो एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।